यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हम बात करेंगे प्याजे चचा वाइगॉस्की ब्रो और कोहलबर्ग अंकल की। ये आप लोगों ने प्याजे का तो नाम रखा ही हुआ है, तो मैंने दो और नाम आपको दे दिए। उस पर चर्चा बाद में करेंगे, बट आज का सेशन कुल मिला के बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 4 से 5 नंबर कम से कम प्याजे वाइगॉस्की ले जाते हैं और 1 नंबर तो कोहलबर्ग लेकर के ही जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, और प्याजे वाइगॉस्की तो आपके लैंग्वेज सेक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी में भी कई बार मैथ्स में और ईवीएस में भी आपको देखने को मिलते हैं। रेयर है बट वहाँ, लेकिन हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी यानी बाल विकास यहाँ पर महत्वपूर्ण है। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको मैं ऐसे आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, इसको आप टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं, जिनको देख के हल्की सी कंफ्यूजन आएगी, जो इस बार ऑनलाइन एग्जाम में थोड़े से घुमा करके पूछे गए। तो शब्दों के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा सकता है या खेला जा सकता है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार कीवर्ड्स याद कर लेते हैं, तो वो कीवर्ड्स ज्यादातर जगह पे लागू होते हैं, लेकिन कहीं पर उसको अगर घुमा करके यूज किया है लैंग्वेज को तो कंफ्यूजन हो सकती है। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करें आज की कहानी और समझेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस को। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आप लोग आ जाइए। कुछ 40 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन बोनस है जिसको देख करके आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। वो दो क्वेश्चन के बीच का एक फासला है जो बहुत कम है, बट आंसर चेंज हो जाता है वो छोटे से फासले से। तो एक बार आ जाइए और ये सेशन सभी के साथ शेयर कर दीजिए, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जहां पर भी प्याजे वाइगॉस्की कोहलबर्ग पूछा जाता है, जो कि लगभग केवीएस से लेकर के और हर एक एग्जाम में टीचिंग के पूछा जाता है। तो ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे और फिर आगे की कहानी पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। प्याजे वाइगॉस्की आखिर कह क्या रहे हैं, मैं आपको घुमा करके बताऊंगी भी ये क्वेश्चन किस तरह से परिवर्तित किया जा सकता है एट टाइम्स। टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न स्क्वाड, वहां से आप क्या ले सकते हैं, फ्री नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप ये फ्री नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेड बैचेस में एनरोल होने के इच्छुक हैं, आपको लगता है कि केवीएस की कंप्लीट तैयारी एक कंप्लीट टीम के साथ करनी चाहिए, तो आप ये केवीएस का बैच है जिसमें एडमिशंस अभी भी ओपन है। डिस्काउंट अब शायद नहीं रहा होगा, बट ओपन है। इसके अलावा जो इसका पेडागोजी का बैच है केवीएस के लिए स्पेशली, वो आप वैसे भी आप अगर पेडागोजी पढ़ने के इच्छुक हैं डिटेल में तो पढ़ सकते हैं, बट ये केवीएस को टारगेट रख करके बनाया गया है, लाइव क्लासेस इसमें चल रही हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये करियरविल ऐप आप डाउनलोड करेंगे, जिनको ढूंढने में दिक्कत हो रही है करियरविल ऐप डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, वहाँ टीचिंग सेक्शन में जाएंगे और तब बैचेस में आप एनरोल कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ और भी बैचेस होते हैं, एसएससी से लेके और भी हिंदी इंग्लिश दुनिया भर के बैचेस हैं। तो कन्फ्यूजन कई बार हो जाती है। जो लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उनको या तो आप अपने बच्चों की सहायता ले सकते हैं, जो लोग थोड़े से टेक से भी हैं, या फिर जिनको भी घर में थोड़ी टेक्नोलॉजी आती हो, तो जिनको एडमिशन लेने में दिक्कत आ रही है, ऐसे कई लोग हैं, ऑफिस भी पहुंच रहे हैं आप लोग, तो उस केस में ये आप कर सकते हैं, घर बैठ करके ही, परेशान ना हो। लोग बिहार से भी आ रहे हैं कोर्स के बारे में जानकारी के लिए, तो बड़ा मतलब ऑकवर्ड भी हो जाता है कई बार। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। किसी भी फेक वेबसाइट लेट्स लर्न की अभी तक कोई वेबसाइट नहीं है, ऐप कोई नहीं है लेट्स लर्न के नाम से। पहले हमने बनवाई थी बट वो उसको पॉज किया था बीच में ही। तो कोई ऐप नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है। अगर कोर्सेज पेड होते हैं तो करियरविल पर, नहीं तो फ्री यूट्यूब पे आपको देखने को मिलते हैं। सिर्फ 2 चैनल हैं जो ऑथेंटिक हैं, एक हिमांशी सिंह जो 7 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, और ये आपका 36 लाख 37 लाख लोग हम यहाँ जुड़े हुए हैं लेट्स लर्न। इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल चैनल लेट्स लर्न का, या मैंने आपको सारा बता दिया, टेलीग्राम का एक चैनल है जिसपे 7.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। फेक चैनल से, फेक वेबसाइट से बचना है, कि मुझे बार बार कहना पड़ रहा है हर सेशन में, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है धीरे धीरे। इस पर हम एक्शन ले रहे हैं जिस भी हद में लिया जा सकता है, बट और जो लोग फैन चैनल वगैरह भी चलाते हैं उनसे भी अनुरोध है कि कोशिश करिए, एक तो पूरी कंप्लीट वीडियो आप उठा के डाल देते हैं, पूरे लेक्चर, ऐसा काम मत कीजिए। और दूसरा ये कि कुछ भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे मेरे फादर के बारे में एक वीडियो थी, तो वो उस समय का टाइम था, उस टाइम की नीड थी कि वो इन्फॉर्मेशन या वो बातें इमोशनली या कहनी पड़ी, तो उसकी भी क्लिप लगा करके लोगों ने लगाई हुई है। वो वीडियो ही मैंने प्राइवेट कर दी है, और 1-2 चैनल्स ने जिन्होंने लगाया था उसको भी मैंने बोल दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं हटाई तो हटा लीजिए। ये कुछ बातें हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें सेंसिटिव होती हैं। हम लोग जो लोग इंटरनेट पर काम करते हैं, तो उन लोग के लिए कई बार, और लोग कनेक्टेड हैं, आप लोग दिल से कनेक्टेड हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो किसी भी इन्फॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट होने से बचाना है सभी को, है ना, सेंसिटिविटी के साथ यूज़ करना है। अगर आप क्लिप भी यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है। नेहा, प्रीवियस ईयर कितने साल पुराना देखें, सिर्फ ऑनलाइन कर लीजिए अभी, और हद से हद 2018 और 19 के दोनों पेपर, ये 3 पेपर कर लीजिए अगर ऑफलाइन के करने हैं तो। स्टार्ट करें आज की कहानी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार मैं आपको 5th क्वेश्चन दिखाऊंगी, फिर हम आएंगे आगे की चर्चा पे, जिसको देख करके कंफ्यूजन कई लोगों के दिमाग में हो सकता है। ये क्वेश्चन आप पढ़िएगा
कि एक पिजेशियन थियोरी में जो प्रोसेस है, चाइल्ड ट्रांसफॉर्म करता है, मॉडिफाई करता है स्कीमा को नए एक्सपीरियंस को ढालने के लिए। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि जब बच्चा ट्रांसफॉर्म करता है एक्सपीरियंस को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ढालने के लिए। दोनों का आंसर अलग है, लेकिन लोग रट लेते हैं कई बार कि ट्रांसफॉर्मेशन या मॉडिफिकेशन का मतलब एकोमोडेशन है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो। अगर लैंग्वेज को चेंज करके पूछा जाए, पूरा पढ़ के संदर्भ समझना है, कॉन्टेक्स्ट समझना है, तब जाकर के आंसर करना है किसी भी क्वेश्चन का। और स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप जवाब दे रहे हैं। 75% लोग ए कह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ शिवानी, बस थोड़ा सा हम स्लो चलेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी कह लीजिए, अदरवाइज कोई दुख ऐसा जीवन में है नहीं, बढ़िया है सब कुछ, आप लोगों का प्यार है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और समझते हैं इसको, काम कई बार ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और समझिए। अभी हम आएंगे, अभी धीरे धीरे चर्चाएं करेंगे, है ना। और अभी आएंगे कि मैंने पियाजे चाचा और कोहलबर्ग को अंकल क्यों कहा है, इस पे भी आएंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा। अगर हम बात करें जीन पियाजे की, तो पियाजे की जो थियरी है, इन जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पहले तो हमें नाम याद रखना है कि पियाजे की थियरी को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कह दिया जाता है। द टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस ऑफ एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन आर अ पार्ट ऑफ, यानी दो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस हैं, यानी पूरक क्रियाएं हैं एक दूसरे की, जिनको हम संयोजन या समावेशन कहते हैं। और अगर हम बात करें तो ये दोनों किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं, यानी किसको बनाती हैं मिलकर के, या किसके अंदर ये आती हैं। सिंपल बात पूछिए हमसे। तो हमें पता है ZPD का पियाजे से कोई लेन देन है नहीं, वाइगोस्की से है। कॉन्सेप्ट मैप्स की ऐसा यहाँ कोई कॉन्सेप्ट या किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोई फ्लो चार्ट वगैरह की बात नहीं हो रही है, जिसको हम कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं, कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम फ्लो चार्ट, वेन डायग्राम और इन सब का यूज करते हैं ताकि उस कॉन्सेप्ट के जो रिलेटेड पार्ट्स हैं उनको आसानी से समझ सकें। तो ऐसी भी यहाँ कोई बात हुई नहीं है, पियाजे एज सच बात कर भी नहीं रहे। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी नहीं है। बात है पियाजे की एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की, जो अडेप्टेशन की प्रक्रिया के तहत आते हैं। अनुकूलन की एक प्रोसेस है जिसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों शामिल हैं। अडेप्टेशन क्या है? आप लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस या नई सिचुएशंस में कैसे ढलते हैं, या पुरानी चीजों को कैसे एडजस्ट करके अपने स्कीमा मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, जो स्कीम ऑफ थिंग्स हैं, बेसिकली जो आपकी एग्जिस्टिंग जो पूर्व ज्ञान है आपका, जो भी आपके दिमाग में सेट है, उसको हम स्कीमा कह रहे हैं। ठीक, तो ये अडेप्टेशन की प्रक्रिया के तहत आते हैं। अनुकूलन जिसको हम कह रहे हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप में से ज्यादातर लोगों ने सही उत्तर दिया। इसको ऐसे समझेंगे, पियाजे की थियरी है, 4 स्टेजेस हैं आपके सामने। 4 स्टेजेस में सेंसरी मोटर, SPCF से याद रखनी है 4 स्टेजेस। एक तरफ हैं 4 स्टेजेस, दूसरी तरफ हैं कुछ संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, जैसे कि स्कीमा। तो स्कीमा की हमने अभी चर्चा की। स्कीमा क्या है? जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी आज आप जानते हैं, वो सब आपके स्कीमा में है कहीं ना कहीं। अगर नहीं होगा तो वो आप जानते ही नहीं है। मतलब किसी चीज को अगर आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, याद भी रख पा रहे हैं, तो आपके स्कीमा में कहीं ना कहीं जो वर्तमान ज्ञान है आपका, उसी में होगा वो। इस स्कीमा को, इस वर्तमान ज्ञान को, जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, उसको आप कैसे ऐड करते हैं उसमें कुछ, वो एसिमिलेशन यानी आत्मसात करना कहलाता है। जिसमें आप कुछ चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वो चेंज जो है एकोमोडेशन यानी समायोजन कहलाता है। इक्विलिब्रेशन एक किसकी संतुलन की प्रक्रिया है, कि जो आपने एसिमिलेट किया है, जो आपके दिमाग में है, जो दुनिया में है, दोनों बैलेंस में है कि नहीं है। अगर नहीं होंगे तो डिसइक्विलिब्रियम कहलाएगा, असंतुलन कहलाएगा। ठीक, सेंसरी मोटर स्टेज आपकी जन्म से 2 वर्ष तक होती है। SPCF की जब हम बात कर रहे हैं, प्री ऑपरेशनल जिसको पूर्व संक्रियात्मक कह रहे हैं, ये 2 से 7 वर्ष होती है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इन पे, एजेस पे। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, पहली बार लॉजिक आएगा बच्चे के दिमाग में, इंडक्टिव लॉजिक। फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक संक्रियात्मक, जो कि हाईएस्ट लेवल है, ये भी पूछा है इस बार, हाईएस्ट लेवल कौन सा है, तो 11 से 15 वर्ष अमूर्त चिंतन बच्चे के अंदर आ जाएगा। समझते हैं क्या कहानी है। हम बात कर रहे थे कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन शामिल होंगे। ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। अगर देखें तो एसिमिलेशन मतलब जो भी एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें कुछ ऐड किया। एकोमोडेशन में आप मॉडिफाई करके या तो ऐड कर रहे हैं, एक नया स्कीमा बना रहे हैं, या मॉडिफाई कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। ये दोनों ही प्रोसेसेस किसके अंदर आती हैं? अडेप्टेशन की प्रक्रिया यानी अनुकूलन के अंदर आती हैं, कि इस तरह से या तो आप जोड़ते हैं, किसी चीज में बदलाव करते हैं, या फिर नया स्कीमा बनाते हैं। तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, अडेप्टेशन अनुकूलन का हिस्सा है, जिसके थ्रू आपका स्कीमा अपडेट होता है। ठीक,
और ये जो पूरी कहानियां हैं ये हम समझ चुके हैं पियाजे की थियरी में। आपने कुछ ऐड किया, आपको पता है डॉग को डॉग कहते हैं, आपके सामने एक डॉग आया, आपने कहा अरे डॉग है, आप बैलेंस में हैं, इक्विलिब्रेशन में हैं। नई सिचुएशन आई, आपने बिल्ली को देख के डॉग कह दिया क्योंकि आपको पता था इसके 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, एक पूंछ होती है और बिल्ली की भी है, तो आपने कह दिया डॉग को। जब आपने कैट कह दिया नई सिचुएशन में, जब आपने डॉग को कैट कह दिया और किसी ने कहा बेटा ये, सॉरी कैट को डॉग कह दिया तो किसी ने कहा बेटा ये डॉग नहीं है, तो आपके दिमाग में लाल बत्ती जली, डिसइक्विलिब्रियम हुआ, यानी असंतुलन की प्रक्रिया आई कि भैया जो मैं जानता हूं, यानी डॉग को मैं जानता था और जो मैंने बाहर दुनिया में देखा है, जिस भी चीज को डॉग कहा है और वो डॉग है नहीं, तो क्या हुआ, दोनों चीजें बैलेंस में नहीं है, जो दिमाग में है और जो दुनिया में दिख रहा है वो बैलेंस में नहीं है, यानी असंतुलन हो गया। अब आप इस डॉग का जो स्कीमा है इसको ठीक करेंगे या कैट का नया स्कीमा बनाएंगे, या तो मॉडिफाई करेंगे या नया स्कीमा बनाएंगे, दोनों ही चीजें एकोमोडेशन में आएंगी, समायोजन में आएंगी। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पियाजे की थ्योरी बहुत डिटेल में मैंने आपके साथ अभी जो मैराथन सेशंस हुए हैं लेटेस्ट उनमें समझाई है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, जीन पियाजे और वाइगोस्की की बात हो रही है। फिल इन द ब्लैंक देख करके डरना नहीं है, घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी, ठीक है ना बात। अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पियाजे और वाइगोस्की की बात करते हैं। ईवीएस की पेडागोजी कैसे करें, अभी सबके मैराथन सेशंस होना बाकी है, डेट अनाउंस हो जाने दीजिए, ठीक है ना, डोंट वरी। और जो लोग केवीएस वाले परेशान हैं कि बैच में क्लास, तो बैच में क्लास आपकी अभी 3 दिन है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, उसको शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हो सकता है कि 5 दिन कर देंगे, मतलब मंडे टू फ्राइडे कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी, वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाइल जीन पियाजे गिव्स इंपॉर्टेंस टू डैश इन चिल्ड्रंस लर्निंग, लेव वाइगोस्की कंसिडर्स डैश टू बी इंपॉर्टेंट, यानी बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को महत्व देते हैं जबकि लेव वाइगोस्की डैश को। अब आपको इसमें सीक्वेंस जरूर याद रखना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। जीन पियाजे नंबर 1 पे पूछा है कि जीन पियाजे किसको ध्यान में रखते हैं, तो पियाजे नंबर 1, वाइगोस्की नंबर 2। तो आपको सबसे पहले देखना है पियाजे किसको महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या पियाजे मैचुरेशन को महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसको वो जेनेटिक्स भी कह रहे हैं, जो हेरिडेटरी वैल्यू है मैचुरेशन यानी परिपक्वता, जो हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी होती है। बात तो सही है, पियाजे तो कहते हैं, हाँ, तो पहले पियाजे ही है नंबर 1 पे, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वाइगोस्की कल्चरल टूल्स को यानी सांस्कृतिक उपकरणों को महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि संस्कृति, जो भी हमारी संस्कृति में चीजें चली आ रही हैं, जो भी समाज में चीजें चली आ रही हैं, जो भी हम रामायण महाभारत वॉटएवर जो भी हमारे आसपास या हमारी जनरेशंस में चीजें चली आ रही हैं, उनसे हम सीखते हैं, समाज और संस्कृति से सीखते हैं। बिल्कुल वाइगोस्की यही कहते हैं। वाइगोस्की 3 चीजों के बारे में बात करते हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, जिसमें से कल्चर यहाँ है। पियाजे और वाइगोस्की दोनों में से कोई भी रीइंफोर्समेंट का बहुत ही ज्यादा मानने वाला व्यक्ति नहीं है, और ये बात रीइंफोर्समेंट जैसी बात, पनिशमेंट जैसी बात कौन करता है, बिहेवियरिज्म करता है, बिहेवियरिस्ट लोग करते हैं, व्यवहारवादी करते हैं, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, ये सारे लोग करेंगे। चेंज इन स्कीमास, ये तो बात पियाजे की होगी, और नंबर 2 पे तो हमें वाइगोस्की को लगाना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, अगेन याद रखिएगा कंस्ट्रक्टिविज्म ड्रिल और प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस नहीं करता, यानी रचनावाद जिसपे पियाजे और वाइगोस्की बिलोंग करते हैं। रीइंफोर्समेंट अगेन बिहेवियरिस्टिक बातें हो गई, ये व्यवहारवादी पक्ष की बातें हो गई। वहीं पियाजे और वाइगोस्की क्या है, रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो कहते हैं बच्चा रचना करेगा। ये कह रहे हैं बच्चों को आप प्रैक्टिस करा दो, रीइंफोर्समेंट दे दो, पनिशमेंट दे दो, व्यवहार में चेंज करा दो। जबकि पियाजे वाइगोस्की कह रहे हैं भाई वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण कर सकता है, कौन, बच्चा। तो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की बात पियाजे वाइगोस्की करते हैं। ड्रिल, प्रैक्टिस, रीइंफोर्समेंट इनके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव बातें नहीं है। स्टिमुलस रिस्पांस की भी बात व्यवहारवाद करता है। ऑर्गेनाइजेशन पियाजे के अकॉर्डिंग हो सकता था, बट यहां वाइगोस्की होगा नंबर 2 पे, तो ये हो नहीं सकता सही। तो आपको पता है, यानी सबसे पहले हमें पियाजे को ढूंढना है, तो पियाजे के अकॉर्डिंग परिपक्वता यानी यहां मेच्योरिटी आनी चाहिए, और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कल्चर, यही एक ऑप्शन है जो सेट बैठ रहा है। इसी तरह से आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हुए गलत हो जाते हैं कई लोगों से। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है समझिएगा एक बार, वाइगोस्की से ही है एक और क्वेश्चन, फटाफट से जवाब देंगे और बात करेंगे, ठीक है। जो लोग ईवीएस के नोट्स के लिए दुखी हैं, मोस्ट प्रोबेबली परसों तक आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, आपका 50% काम क्वेश्चन को पढ़ के खत्म हो जाता है। यानी वाइगोस्की के अनुसार क्या नहीं है, एन एप्रोप्रिएट पेडागोजी टू प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे भी संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान मतलब आपकी थिंकिंग स्किल्स, आपकी मेंटल स्किल्स को डेवलप करना। तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसके बारे में
वाइगॉस्की किस बात को नहीं मानते हैं? बढ़ावा देना नहीं कह रहे हैं कि सही नहीं है भाई, किस चीज को बढ़ावा देना? अगर बात वाइगॉस्की की माने, वाइगॉस्की की बात क्यों माने हम हैं? वाइगॉस्की ब्रो क्यों है? आज के लिए हमने वाइगॉस्की को ब्रो कहा है और इसका रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे। जानने के लिए देखते रहिए लेट्स लर्न। ठीक, ये बकैती तो हम करते ही रहेंगे साथ साथ, ताकि आप सीखते रहें। तुम्हें बहुत हंसी आती रहती है हैं? जब देखो ये निशा हंसती रहती है। पोल लगाओ ना, देखो 75% लोग सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं या दे पा रहे हैं। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, जो कि 75% लोग दे रहे हैं, जबकि ये एकदम सही है। आप जीत गए हैं 1 नंबर। रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, इसकी बात ना पियाजे करेंगे ना वाइगॉस्की करेंगे। याद रखिएगा, जब भी बात पियाजे वाइगॉस्की की आएगी तो एक चीज नेगेटिव होगी, वो है एक तो ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल किसी किसी केस में या प्रैक्टिस किसी किसी केस में पॉजिटिव हो जाती है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अदरवाइज ड्रिल एंड प्रैक्टिस जो है 99% केसेस में पियाजे और वाइगॉस्की की अगर बात हो रही होगी, क्योंकि ये व्यवहारवाद की बात है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गया, ये वर्ड्स नेगेटिव हैं अगर आप पियाजे और वाइगॉस्की की डिक्शनरी में देखेंगे तो, है ना। ये डायरेक्ट नहीं होने चाहिए। पनिशमेंट हो गया, रिवॉर्ड हो गया, रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल हो गया। पनिशमेंट लिख लेते हैं, पनिशमेंट लिख लेते हैं। रिप्रोडक्शन होता है रट्टा लगाओ और उगल दो पेपर पे। रिकॉल हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। किसके अकॉर्डिंग? पियाजे और वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। वो तो बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करेंगे और रट्टे लगाने को एक्टिव रखना नहीं कहते, है ना। यदि बच्चा रट्टे लगाने में एक्टिव है तो उसको एक्टिव नहीं कहते, जब वो मीनिंगफुल लर्निंग करे। अगर हम पियाजे वाइगॉस्की की बात करें तो बच्चे को एक्टिव रखने पे, मीनिंगफुल लर्निंग पर, और किस पर बात करेंगे कि बच्चा एक्सप्लोरर बने, है ना। वो तो एक्सप्लोर करे, वो तो डिस्कवर करे, वो तो एक्टिव रहे, है ना। ज्ञान का सृजन करे, कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को, मीनिंगफुल हो लर्निंग, कॉन्टेक्स्ट में हो लर्निंग। ये सारे पॉजिटिव वर्ड हो गए पियाजे और वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। या जितनी भी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है वो इन्हीं को मानेगी। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इस बेसिस पे सही हो जाएंगे। ठीक, मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है? जो जीवन से जुड़ा हुआ हो, जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज होती है, जिसका कोई अर्थ होता है आपके लिए, तो लाइफ से जोड़ेंगे ये लर्निंग को। एक्सपीरियंस देने की बात करेंगे बच्चे को, डिस्कवरी की बात करेंगे बच्चे के लिए। तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हो गए। किसके अकॉर्डिंग? पियाजे और वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। तो हमें सिर्फ क्वेश्चंस नहीं रटने हैं, हमें चीजों को समझना भी है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा भाई? यहाँ नॉट पूछा था, तो गाइडेड एक्सचेंजेस यानी निर्देशित आदान प्रदान, ये बात पियाजे के अकॉर्डिंग, सॉरी वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग अच्छी होगी, क्योंकि वाइगॉस्की कह रहे हैं हम समाज और संस्कृति से सीख रहे हैं, हम मोर नॉलेजेबल अदर्स से सीख रहे हैं। वो लोग जो हमसे ज्यादा जानते हैं, चाहे वो एज में छोटे हों या बड़े हों, जो हमसे ज्यादा जानते हैं, गाइड अगर हमें कोई कर देगा तो हम सीख जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस यानी ऐसी व्यापक चर्चाएं होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, बातें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा उनसे सीखता है, कुछ चीजें अपने अंदर भरता है और अपना ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक, कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहां पे भी ग्रुप में सीखने की बात होगी, वाइगॉस्की कूद के कहेंगे यस यस यस, है ना। तो ये बात डी ऑप्शन यहां गलत हुआ। सिर्फ रिकॉल करना, जो याद किया था उसको रट के सुना दो, दोबारा पेपर पे लिख दो एज इट इज, इसकी बात वाइगॉस्की नहीं कहेंगे, क्योंकि ये रोट लर्निंग को प्रमोट करता है, मीनिंगफुल लर्निंग को नहीं, रटने को प्रमोट करेगी ऐसी बात, जबकि हमें बच्चे को रटवाना नहीं होता। ये तो आप भली भांति जानते हैं। And there are multiple books per subject on NCERT website. Is it mandatory to refer all of them for KVS PGT English preparation? Please help. अर्का मित्र कह रहे हैं। इस केस में आप एक काम कर सकते हैं, आपको इंटरनेट पे कुछ कोर्सेज तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, किसी भी जगह से ले रहे हैं तो NCERT की आप समरी वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल बुक्स हैं पर सब्जेक्ट। तो हाँ, तो पढ़नी है ना वो तो पढ़नी है। अगर NCERT की वेबसाइट पे गिवन है, मान लीजिए आप SST की भी कर रहे हैं बात, तो उसमें भी हिस्ट्री भी मिलेगा, पॉलिटी भी मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा। और अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो जैसे मुझे अभी एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ बुक्स के नाम, बट 2-3 किताबें होती है इंग्लिश की भी। तो अगर आप 11th-12th के लिए पढ़ाने जा रहे हैं तो वो पढ़नी है ऑफकोर्स, है ना। और पुराने पेपर थोड़े देख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। कैरल ग्लिगन एक महिला हैं अभी भी। कैरल ग्लिगन की अगर हम बात करें, ये पियाजे, वाइगॉस्की और कोहलबर्ग के संदर्भ में एक ही व्यक्ति जीवित हैं, वो हैं कैरल ग्लिगन। अभी बाकी सब टाटा बाय बाय बोल चुके हैं। तो कैरल ग्लिगन क्रिटिक्ड दैट लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डीवैल्यूज फेमिनिन मॉरलिटी दैट एम्फसाइजेस, यानी कैरल ग्लिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना या उसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा, एक तर्क रखा, भाई कोई भी अगर किसी को क्रिटिसाइज करेगा तो कुछ तो तर्क होगा उस बात में। तो एक तर्क क्या रखा कि कई बार तर्क लगता है कि है बट होता नहीं है, बट इनकी बात में तर्क है। ये क्या कह रही हैं? कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो डैश पर जोर देती है उसको नकारते हैं, यानी ये जेंडर बायस थियरी है
जो नारीवादी नैतिकता क्या होती है कि मतलब फीमेल्स कुछ चीजों को ध्यान में रखती हैं, उस चीज का ध्यान इस थियोरी में नहीं रखा गया। वो क्या है? वो है हमारा एथिक ऑफ केयर या मॉरल आइडियल्स, एथिक ऑफ जस्टिस, कंसर्न्स फॉर दी सोसाइटल गुड। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा एन एथिक ऑफ केयर। यानी कैरल गिलिगन ये कह रही हैं, और वो ये नहीं कह रही हैं कि महिलाएं जो हैं वो बिल्कुल उनसे ज्यादा केयरिंग दुनिया में कोई नहीं है। वो ये कह रही हैं कि जो फीमेल्स की मॉरलिटी है, जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें केयर का भाव ज्यादा देखा जाता है। कुछ तो इनहेरेंट है, ये मैं कह रही हूं अपनी तरफ से, कुछ तो इनहेरेंट है, यानी कुछ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में भी है, भाई वो मदर्स हैं या बायोलॉजिकली भी कुछ चीजें इसमें सही हैं। अदरवाइज जो ज्यादातर, अब ऐसा गिलिगन भी कह रही हैं, अब इसके बाद वाली जो लाइन है वो ये कह रही हैं कि जो फीमेल्स हैं उनको कंडीशन भी किया जा रहा है, जो उनकी अपब्रिंगिंग है, जो कंडीशनिंग भी है और जो सोशल इन्फ्लुएंस है वो इस तरह का है समाज में कि भाई आपको अगर सेक्रीफाइस की बात करें तो आप कहेंगे मां से ज्यादा सेक्रीफाइस कोई नहीं कर सकता, है ना, वो तो बनी ही सेक्रीफाइस के लिए है ना। ऐसी ऐसी बातें आपको देखने को मिलेंगी कि वो माँ अच्छी नहीं है जो अपनी चिंता करे बच्चे की ना करे, जबकि अगर जो माँ अपनी चिंता नहीं कर सकती वो बच्चे की कैसे कर पाएगी, है ना। तो अगर हम बात करें एन एथिक ऑफ केयर, तो फीमेल्स की मॉरलिटी में केयर की भावना ज्यादा देखी जाती है और मेल्स की मॉरलिटी में एथिक ऑफ जस्टिस ज्यादा देखा जाता है। जस्टिस का मतलब क्या हुआ? रूल्स पर रिजिड रहना या रूल्स और लॉजिक के हिसाब से चलना। लॉजिक और रूल्स से मिलकर के हम कहते हैं कि जस्टिस बनता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक ऐसी बात है जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है, सारी महिलाएं ही ऐसी होती हैं, बट मेजोरिटी की यहां बात हो रही है, ठीक। तो लॉजिक और रूल, और उसका एक रीजन मैंने आपको बताया, कंडीशनिंग, जो सामाजिक अपब्रिंगिंग है हमारी, वो भी तो हमारे तर्कों पे प्रभाव डालती है ना। तो देखभाल की नैतिकता यानी एथिक ऑफ केयर जो है फीमेल्स की मॉरलिटी में होता है, इस चीज का ध्यान कोहलबर्ग ने नहीं रखा। और ये जेंडर बायस थ्योरी, सारे सैंपल्स जो थे वो मेल्स थे, ठीक। तो ये एक बेसिक बात हुई, मॉरल आइडियल्स, एथिक ऑफ जस्टिस, कंसर्न्स नहीं। क्या आंसर होगा? डी वैल्यू क्या है? फेमिनिन मॉरलिटी को, जो यानी फेमिनिन मॉरलिटी किस चीज पे जोर देती है? वो है देखभाल की नैतिकता या केयर की नैतिकता। अगर मेल्स की बात होती तो एथिक ऑफ जस्टिस हो जाता। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक और क्वेश्चन है, ये तो प्याजे से आ गया। 3 क्रिटिसिज्म है या 3 तरह से क्रिटिक करती हैं अगर कैरल गिलिगन की ही बात करें। एक तो वो इसको जेंडर बायस कह रही थी, कोहलबर्ग की थियरी को। दूसरी बात है कि ये जो स्टेजेस हैं ये यूनिवर्सल हैं, ऐसा मतलब इसमें कल्चर के प्रभाव को इग्नोर कर दिया गया है। किसी कल्चर में चाहते ना चाहते माँ बाप को छोड़ के आना, अनाथालय बोल रही हूँ, जो आपके ओल्ड एज होम्स हैं वहां अच्छा नहीं माना जाएगा। तो कई बच्चे इस चक्कर में नहीं करते क्योंकि उनको सोसाइटी से वो चीज झेलनी पड़ेगी। कई जगह पे नॉर्मल माना जाता है। तो यहां पे ये कह सकते हैं कि कल्चर के एस्पेक्ट को उतना ध्यान में नहीं रखा गया और सभी को ध्यान में रखते हुए एक बार में ही बना दिया। और तीसरा उनका क्रिटिसिज्म क्या है ये आप बताएंगे कमेंट करके। बी ऑप्शन कह रहे हैं 5th क्वेश्चन में आप, इन पिजेशियन थियरी यानी पियाजे के सिद्धांत में द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफॉर्म्स द, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, इससे आप कंफ्यूज होंगे, ठीक। क्वेश्चन है इन पिजेशियन थियरी द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफॉर्म्स एंड मॉडिफाइज हर स्कीमा टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड। यहां पे 2 कीवर्ड हैं या हम कह सकते हैं 3 कीवर्ड हैं। बच्चा ट्रांसफॉर्म करता है अपने स्कीमा को। देखो ट्रांसफॉर्म या चेंज दोनों ही केस में होता है, मैंने आपके साथ थियरी में डिस्कस किया है। क्योंकि जब आप कुछ नया ऐड कर रहे हैं तब भी आपका जो स्कीमा है, मान लीजिए ये घर है, ये दिमाग है, इसमें अगर आपने कुछ नया ऐड किया तब भी चेंज तो हुआ, जो पहले से था उसमें कुछ तो चेंज आया होगा। और अगर आपने कुछ एडजस्ट किया, मैनिपुलेट किया, तब भी इसमें चेंज आएगा। तो चेंज यानी ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही प्रक्रियाओं में होता है। ये बात आपको रेयर ही कोई बता पाएगा। यानी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, चेंज तो दोनों में ही होगा। अगर देखा जाए ट्रांसफॉर्मेशन तो दोनों में ही होगा। उसके आगे की कहानी समझना जरूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, पंगे हो जाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो पिजेशियन थ्योरी के अनुसार वो प्रक्रिया जो बच्चे इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफॉर्म्स एंड मॉडिफाइज, मॉडिफिकेशन की बात को हम जोड़ते हैं ज्यादातर किससे, एकोमोडेशन से, जो कि बात सही भी है कि मॉडिफाई करना पड़ेगा यानी एकोमोडेट करने की कोशिश करेगा। तो ट्रांसफॉर्म्स एंड मॉडिफाइज हर स्कीमा टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। ये जो न्यू एक्सपीरियंसेस है, ट्रांसफॉर्म किया है स्कीमा को, मॉडिफाई किया है स्कीमा को नए अनुभव को जोड़ने के लिए। जब आप नया स्कीमा बनाते हैं, जब आप पुराने स्कीमा में चेंज करके मॉडिफाई कर देते हैं उसको, तो ये बात क्या कहलाती है, एकोमोडेशन कहलाती है। ये बात बिल्कुल सही है, 73% लोग इसके समर्थन में बात कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया, सीटेट वालों ने
हिंदी में ऑप्शंस गलत दे दिए थे। एकोमोडेशन को यहाँ पे एसिमिलेशन को उन्होंने समायोजन लिखा हुआ था और इसको कुछ और लिखा हुआ था, अनुकूलन लिख दिया था एसिमिलेशन को, जबकि एडेप्टेशन होता है अनुकूलन। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब आपको हल्की सी भी कंफ्यूजन लगे तो उसको इंग्लिश मीडियम में जरूर देख लेना है, क्योंकि जो फाइनल होगा वो इंग्लिश मीडियम होगा। यदि हिंदी के ट्रांसलेशन में गड़बड़ हुई है तो फाइनल इंग्लिश को ही माना जाएगा। तो उस चक्कर में आप इस तरह के क्वेश्चंस, स्पेशली एसिमिलेशन और एकोमोडेशन वाले, या जिनमें कीवर्ड्स होते हैं, उनको जरूर पेपर में हिंदी इंग्लिश में दोनों का ऑप्शन होता है, आप उसको चेंज करके जरूर देखेंगे लैंग्वेज को। तो इसका आंसर जो है वो देखो, कंजर्वेशन और सेंट्रेशन तो आपको नहीं ही लगा होगा ये देख करके। कंजर्वेशन होता है कि वॉल्यूम और क्वांटिटी चेंज नहीं होती शेप और साइज के चेंज होने से, यानी 200 ml पानी 200 ही रहेगा, टब में डालो, बाल्टी में डालो, ट्रक में डाल दो, ठीक। सेंट्रेशन क्या है, किसी एक ही चीज पे फोकस करना, यानी आपको यदि ये बॉटल दिखाई जाए तो आपका सिर्फ इसके रंग पे ध्यान जाएगा, यानी आप इसकी शेप, आप इसकी क्वांटिटी, ये किस मेटल से बनी है, क्या इसमें चीजें यूज हुई हैं, इन पे ध्यान नहीं दे पा रहे। इसका मतलब आपका ध्यान केंद्रित है, एक ही चीज पे सेंटर्ड है आप, इसकी वजह से कंजर्वेशन पर नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, इतनी डिटेल में चले और फास्ट चलना है, तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं नए अनुभव की, ये बंद करना है शायद, इससे एलर्जी ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को, इसकी स्मेल ना। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित करती हैं और संशोधित करती हैं न्यू एक्सपीरियंस के लिए, यानी एकोमोडेशन है, समायोजन है, कुछ नया ऐड करने के लिए स्कीमा को ट्रांसफॉर्म किया है, मॉडिफाई करना पड़ा है, स्पेशली लिखा हुआ है, तो आंसर क्या होगा, एकोमोडेशन। अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन है, इसमें आप घबराएंगे। एक बार पोल लगाना है इस क्वेश्चन का, और नंबर मत लिखना, बस ऐसे ही पोल लगा दो। एक बार ये क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल मिलता जुलता है, हल्का सा चेंज है, बट आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीम। देखिए, ट्रांसफॉर्म यहां भी लिखा है, वहां भी लिखा था, यही बात हमने की थी। चेंज तो एसिमिलेशन में भी होता है आपके स्कीमा में, और एकोमोडेशन में भी होता है। चेंज तो होना निश्चित है भाई, कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में जाएगी तो वो जो पहले से है दिमाग में, उस चीज को कुछ ना कुछ तो प्रभावित करेगी या नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। ठीक बात है या नहीं है। मैथ्स और ईवीएस का नोट्स आपको मिल जाएगा सर, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। राधिका, डेट अभी अनाउंस नहीं हो रही, इसलिए मैं भी बाकी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो गई हूँ। मिल जाएगा, अभी दिए नहीं है मैंने नोट्स, दे दूंगी, 3 सब्जेक्ट के दे चुकी हूँ, डोंट वरी। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ किस चीज की, तो 74% 73% लोग यहाँ ए ऑप्शन दे रहे हैं, बाकी गलत दे रहे हैं। तो डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू। देखिए, जब फिट करना पड़े एग्जिस्टिंग स्कीम्स में, तो समझ जाइए जो आपके पास पहले से है उसमें फिट किया है, मॉडिफाई करके चेंज या कुछ नया स्कीमा नहीं बनाया है यहाँ पे, ठीक। तो इसका मतलब एसिमिलेशन है, सिंपल। जब आप अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ ऐड कर रहे हैं, देखो ट्रांसफॉर्म तो होना ही है दोनों केसेस में, तो इसका मतलब आत्मसात किए हैं आप, आपने ऐड किया है कुछ। यदि आप कुछ नई स्कीम्स में जोड़ रहे हैं, या नई स्कीम्स जोड़ रहे हैं, या नए एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ गड़बड़ हुई है, जिसमें आपने जस्ट फिट नहीं कर लिया, पुराने को मॉडिफाई किया या नया स्कीमा बनाया, तो उस केस में एकोमोडेशन होता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में फंसना नहीं है। फिर से समझते हैं। डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीम्स, यानी जो आज वर्तमान स्कीमा है उसमें कुछ ऐड किया है, किसी चीज को ट्रांसफॉर्म किया है, बदला है, ताकि उसमें ऐड कर सके। यानी एक नए प्रकार का डॉग देखा और उसको अपने आज के डॉग के स्कीमा में ऐड कर लिया, तो ये एसिमिलेशन है। जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, यदि एग्जिस्टिंग, सिंपल याद रखिएगा, अगर एग्जिस्टिंग स्कीम लिखा हुआ है उसमें कुछ ऐड किया है, तो सिंपल बात है एसिमिलेट किया है। इसका जस्ट ऑपोजिट लिखा था इससे पहले वाले ऑप्शन में। फिर से पढ़ेंगे कि जो पियाजे की थ्योरी, एक प्रोसेस जिसमें बच्चा ट्रांसफॉर्म करता है, मॉडिफाई करता है अपने स्कीमा को नए एक्सपीरियंस का मतलब समझने के लिए। जब नए एक्सपीरियंस का मतलब समझने के लिए नया स्कीमा क्रिएट करना पड़े या पुराने को मॉडिफाई करना पड़े, तो एकोमोडेशन। जब आपके एग्जिस्टिंग स्कीमा में जो पहले से है आपके पास, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, तो वो एसिमिलेशन है। ये हल्की सी बात जरूर ध्यान रखनी, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये पीडीएफ आपको मिलेगी, एक बार प्रैक्टिस करते समय इस चीज को देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस मैं करियर विल पर मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी डलवा दूंगी, ताकि आप वहां प्रैक्टिस कर पाए खुद से, ठीक है ना। कल ही मिल जाएंगे आपको ये तो, और ये फ्री होंगे। जो ये क्वेश्चंस का जो आपको मॉक टेस्ट मिलेगा वो एकदम फ्री मिलेगा। ये एक बात हुई। चलिएगा, अफसा, एक बच्ची है अफसा, होल्ड्स अप अ पोटैटो चिप एंड सेज बटरफ्लाई। एक बच्ची है अफसा, वो एक पोटैटो चिप्स, जो आपकी ये अंकल चिप्स और दुनिया भर की जो आती हैं लेज वेज, जो चिप्स होती हैं आलू की बनी हुई, उनको हाथ में लेती है, या घर में भी बनाते हैं कई लोग, तो उसको हाथ में लिया और कहा, अरे ये तो बटरफ्लाई जैसी शेप है, देखते हो ना आप, उस पर डिजाइन होता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, दिस काइंड ऑफ सिंबॉलिक थॉट, सीधा सीधा जवाब आपको खुद ही दे दिया चिल्ला चिल्ला करके। सिंबॉलिक थॉट किस स्टेज में आता है, याद कीजिए फटाफट से। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, देखिए तितली,
यानी वो सिंबलाइज कर रही है उस चिप्स को तितली की तरह। जैसे इस रिमोट को अगर मैं फोन की तरह सिंबलाइज करूं, कैलकुलेटर की तरह सिंबलाइज करूं, या इससे बातें करना शुरू कर दूंगा, अरे तू तो मेरा फ्रेंड है, मतलब मैंने इसको फ्रेंड का सिंबल मान लिया है। यानी किसी चीज को यूज कर रहे हैं किसी और चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी सिंबल्स का प्रयोग कर रहे हैं। बच्चे के सामने अब मान लीजिए पेन नहीं भी है, गिरा दिया पेन, अगर पेन नहीं भी है, ओके काम चला लेना यार, तो लाइट थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो तो। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे के सामने क्या नहीं है, पेन नहीं भी है, तो पेन नहीं होने पे भी जब आप उसको PEN पेन लिख रहे हैं तो वो सिंबल्स के थ्रू समझ जा रहा है कि PEN पेन, या आपने एक ड्राइंग बना दी, मेरा पेन तो पता नहीं कैसा ही बनाऊंगी, मेरी ड्राइंग माशाल्लाह आपको पता है। तो अगर हम बात करें ये रॉकेट बन गया, तो ये देख करके, हंस रही हो यार, तो ये देख करके आपके दिमाग में पेन आ जा रहा है, पेन की पिक्चर आपके दिमाग में इमेजिन हो पा रही है, इसका मतलब सिंबल्स के थ्रू आप सीख पा रहे हैं। और ये किस स्टेज में होता है, ये सेकंड स्टेज में होगा पियाजे की प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष। ठीक है, तभी तो वो स्कूल जाके ABCD भी सीख रहा है, पढ़ भी पा रहा है ना, और भी 70 तरह के काम वो कर पाएगा। पेन को रॉकेट नहीं बोलना है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, आप कोई थोड़ी देर में कमेंट करेगा कि आज आप लेट्स लर्न लग रहे हैं, बिल्कुल समझ गए हैं आप। ठीक है, अंजुल टाइम टेबल दिया हुआ है ऐप पे, भर भर के क्लासेस चल रही हैं, एक बार देखिए। मेरी क्लास 3 दिन हो रही है, उसको 1-2 हफ्ते में बढ़ा करके 5 दिन कर देंगे, और उसका रीजन ये सीटेट और KVS दोनों एक साथ आ गए हैं। तो प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंबॉलिक स्टेज है, ध्यान रखना है। ठीक, सिंबल्स के थ्रू बच्चा सीखता है। और मैंने वो रेड लाइट ग्रीन लाइट का एग्जांपल भी आपको दिया था प्रॉपर बना करके, जिन्होंने थियरी क्लास अटेंड की है ऐप पर भी, है ना, कि बच्चों को पता है ग्रीन हुई है लाइट तो अब ये सिंबल है कि आप जा सकते हैं आगे, रेड है तो ये सिंबल है कि रुकना है, येलो है तो वेट करना है। ठीक, तो वो सिंबल्स के थ्रू समझने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 अपने सामने आप देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, लेव वाइगोस्की कंसिडर्स व्हिच फैक्टर्स टू बी इंपॉर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कौन से फैक्टर्स महत्वपूर्ण हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर करने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो हमें ये सिंपल बात पता है, वाइगोस्की 3 ही चीजों पे बात कर रहे हैं, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। सोसाइटी का मतलब ग्रुप में सीखना भी हो सकता है, किसी असिस्टेड लर्निंग भी हो सकता है। कल्चर, हाँ, C फॉर कल्चर ये रहा, L फॉर लैंग्वेज ये रहा। सोसाइटी कहीं दिख रही है। मॉडिफिकेशन एंड बिल्डिंग ऑफ स्कीमा की बात पियाजे चचा करते हैं, वाइगोस्की ब्रो नहीं करते हैं। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स ये तो व्यवहारवादी करेंगे, SR की बात, SR बॉन्ड जो है इसकी बात वैसे तो थॉर्नडाइक ने की, बट स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इन दोनों का प्रयोग। स्टिमुलस क्या है, जो चीज आपको बाधित करे कोई एक्शन लेने पे, खुशबू आ रही है गोलगप्पे की, स्टिमुलस है आपके लिए एक, है ना, और आप रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, मुंह से लार आ रही है आपके। ठीक, खतरनाक एग्जाम्पल हो गया, कई लोग तो अभी सो जाएंगे या चले जाएंगे गोलगप्पे खाने। तो इसमें ये दोनों चीजें वाइगोस्की के अकॉर्डिंग नहीं है, कल्चर और लैंग्वेज वाइगोस्की के अकॉर्डिंग है, एज पर वाइगोस्की है। A ऑप्शन, फर्स्ट और सेकेंड। तो A ऑप्शन ही सही है, फर्स्ट थर्ड वगैरह हो नहीं सकते, क्योंकि थर्ड और फोर्थ तो गलत हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, समझते हैं। धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है शुरुआत के 15-20 क्वेश्चंस में। ठीक है, तसल्ली से समझ के जवाब देना है, रटना नहीं है, आंख बंद करके प्रैक्टिस नहीं करते चले जाना है कि फलाने गुरुजी ने कह दिया था कि 1 लाख क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं आंख बंद करके, या फलानी गुरु माता ने कह दिया था कि 200 करोड़ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आंख बंद करके। उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन आंख बंद करके प्रैक्टिस कर जाइए, कोई फायदा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोई मतलब होता है, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अगर हम बात करें, ये कहता है लेव वाइगोस्कीज सोशियो कल्चरल थियोरी एम्फसाइजेस टीचिंग लर्निंग थ्रू। यानी वाइगोस्की का जो समाज शास्त्रीय सिद्धांत है, देखिए ध्यान रखिएगा, इनकी थियोरी का नाम क्या है, सोशियो कल्चरल अप्रोच या सोशियो कल्चरल थियोरी। इनकी थियोरी का नाम कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है, वो पियाजे की थियोरी का है, लेकिन दोनों बात संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही करते हैं। तो जब वाइगोस्की ब्रो कह रहे हैं कि सोशियो कल्चरल थियोरी एम्फसाइज करती है टीचिंग लर्निंग पर, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के थ्रू। अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो रचनावाद है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर हैं, या स्पेशली पियाजे और वाइगोस्की हैं, ब्रूनर तो बाद में कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कहे जाते हैं। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात ये लोग नहीं करते, रीइंफोर्समेंट की बात ये नहीं करते, ड्रिल और रिकॉल की बात ये नहीं करते। पीयर इंटरेक्शन एंड स्कैफोल्डिंग, यानी पीयर इंटरेक्शन का मतलब क्या है, सोसाइटी, यानी बच्चा ग्रुप में सीख रहा है। ग्रुप क्या होता है, सोसाइटी का ही पार्ट है।
और स्कैफोल्डिंग यानी टेम्परेरी हेल्प, किसी से हिंट मिल रही है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है, किसी स्टेप पे कोई समझा दे रहा है, आप घर में क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भाई बहन बड़ा निकल के गया, आपने पूछा यार मम्मी बताना यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ क्या, अब मैं यहाँ पे अटक गया हूँ या अटक गई हूँ, या बहन या भाई, तो वो स्कैफोल्डिंग दे देगा आपको वहां जहां आप अटक रहे हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ दूसरों की मदद ले रहे हैं यानी सोसाइटी की, तो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, सहकर्मी, बातचीत और पार, पीयर्स कहते हैं जो आपके क्लासमेट्स हैं, आपकी एज के लोग हैं, आपके दोस्त यार भी हो सकते हैं आसपास के। एनालॉजीज और एल्गोरिथम, ये अगेन रट्टाफिकेशन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आप लोग 90% लोग दे भी पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम आपको बताएंगे पियाजे चचा क्यों है, वाइगोस्की ब्रो क्यों है और कोहलबर्ग अंकल क्यों है। क्या आप इंटरेस्टेड हैं निशा ये बात जानने में? आप भी इंटरेस्टेड हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, है ना? लगाया तुमने? तुम डांस कर लो बैठ के। कोई यूपी चंदौली से है, प्रवीण त्रिपाठी पूछ रहे हैं क्या करोगे, हैं घर पे बुला के कॉफी पिलाओगे, पढ़ लो चुपचाप, पेपर में आएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, चाहे चंदौली से हो, चाहे आपके घर से दूर से हो, पास से हो, हैं? पोल वाली मैडम आप मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, हाँ ये यही करती हैं नितिन ये। और देखिएगा अदिति क्या कह रही है, मैम केवीएस पीआरटी के फॉर्म में सब्जेक्ट में कितनी बार बताऊं अदिति, हैं शॉर्ट में जितने सब्जेक्ट लिख सकते हो, जैसे एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है तो WE लिख दो, या बहुत शॉर्ट में अगर वर्क एक्सपीरियंस के बाद EXP करके डॉट कर सकते हो, क्योंकि वहां मेंशन तो करना ही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ए कह रहे हैं 88% लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, कौन सी तकनीक है हैज बीन प्रपोज्ड बाय, जो वाइगोस्की के द्वारा दी गई है, प्रपोज की गई है बच्चों को पढ़ाने के लिए, चाहे वो प्राइमरी के हों, दुनिया के किसी भी कोने के हों, बच्चों को पढ़ाने के लिए। सिंपल बात, सरल बात, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। हाँ ये वर्ड तो बढ़िया है, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प, जहां आप अटक रहे हैं वहां किसी ने आपको हिंट दे दी। जैसे मैंने अभी आपको हिंट दी थी, जब नए एक्सपीरियंस की बात होगी एकोमोडेशन की तरफ लेके जाएगा, पुराने स्कीमा में एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड करना एसिमिलेशन है, हिंट है, ये दो कीवर्ड्स हैं। रीइंफोर्समेंट की बात अगेन पियाजे वाइगोस्की नहीं करेंगे, और इक्विलिब्रेशन की बात पियाजे करते हैं, लेकिन हमसे वाइगोस्की के बारे में बात हुई है, ठीक। प्रोग्राम्ड लर्निंग, ये बात कौन करेगा, स्किनर करेंगे, या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अब बचा कौन, वाइगोस्की ही बचे। इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग क्या है, बच्चा जहां अटके उसको वहां मदद दे दो। बच्चा किसी स्टेप पर अटक गया क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो ये नहीं कि आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपने उसको वहां मदद दी जहां वो अटका, जहां उसको दिक्कत हुई, है ना, कुछ सॉल्व करते समय, या कोई हिंट दे दी, ठीक। और अगर हम बात करते हैं, ये कोई हिंट दे दी, कोई क्लू दे दिया, जिससे वो थोड़ा सा पहुंच पाया उसके उत्तर तक। जैसे वो नहीं था CID आता था तो दया को क्लू मिल जाता था तो सीधा गेट तोड़ देते थे वो, तो उसी तरह से अगर बच्चे को क्लू मिल गया या क्यू मिल गया या हिंट मिल गई सही जगह पर, तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, वो केस को सॉल्व कर देगा, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग, पार ढांचा, टेम्परेरी हेल्प। अब आता है 10th क्वेश्चन, इसमें आए हैं अंकल कोहलबर्ग। क्या कहते हैं अंकल कोहलबर्ग, ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग एट विच लेवल, देखिएगा इंग्लिश में लेवल लिखा है तो ध्यान रखिएगा लेवल की बात हो रही है, स्टेज लिखी होगी तो स्टेज की बात हो रही होगी। मॉरल डेवलपमेंट, विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट द चाइल्ड डिस्प्ले गुड बॉय नाइस गर्ल या गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर पर प्रदर्शित करेगा बच्चा, बताइएगा फटाफट से। जैसे हमारी निशा करती है अच्छी बच्ची की तरह, एकदम पोल लगाती रहती हैं एकदम टाइम पे, तो ये किस स्टेज का प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि इनकी एज तो निकल चुकी है गुड बॉय गुड गर्ल की, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। वाह वाह प्रिया, बहुत ही बढ़िया, मजे कम लें, कमेंट सेक्शन में काम ज्यादा करें। बी ऑप्शन 73%, यानी कन्वेंशनल लेवल कह रहे हैं आप लोग। देखिए 3 लेवल हैं, अगर हम कोहलबर्ग की माने तो 3 लेवल हैं मॉरलिटी के, यानी नैतिकता के कि सही और गलत क्या होता है, और 6 स्टेजेस हैं, ठीक है, 6 स्टेजेस हैं। सही है बात या गलत है? सही है, हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं, और 3 दूनी 6 होते हैं, इतना हमें पता है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल की जो 2 स्टेजेस हैं वो हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। पहली स्टेज है बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन करेगा, उसका अपना गलत सही कुछ नहीं होता, उसको पनिशमेंट से बचना है। दूसरा क्या है आपका, टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज, यानी जैसे को तैसा, आप मुझे क्या दो, खून और आजादी की बात मत करना यहाँ पे, मम्मी पॉकेट मनी दो तो मैं सामान दुकान से आपके लिए लेके आऊं, अदरवाइज आप भी अपने घर रहो मैं भी अपने घर रहूंगा, जो कि आप ही का है। तो क्या होगा, ये बेसिकली बच्चे को कुछ चाहिए बदले में, वो अगर रिश्तेदार आए हैं और उसको नमकीन बिस्किट लेके आना है, आजकल होता है या नहीं पता नहीं, बट होता ही होगा,
तो उसको अपने लिए भी 5 रुपए का कुछ चाहिए उसमें से, तब जाकर के वो लेके आएगा। ये सेकेंड स्टेज है, वो सेल्फ बेनिफिट देखेगा, मुझे क्या मिलेगा इसमें। कन्वेंशनल लेवल इज द राइट आंसर फॉर दिस, क्योंकि थर्ड लेवल या थर्ड स्टेज जो है सेकंड लेवल की, कन्वेंशनल की, वो है गुड बॉय गुड गर्ल, यानी आप समाज के अनुसार चलना चाहते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर है फोर्थ स्टेज। तो ये थर्ड स्टेज से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। प्राइमरी स्कूल का बच्चा होगा इस टाइम पे, और वो कहेगा परंपराएं तो परंपराएं होती हैं, तो आपको माँ बाप की नजरों में, टीचर की नजरों में अच्छा बनना है, ए ग्रेड लेके आना है क्योंकि लोग तारीफ करेंगे, ऑनेस्टी से रहना है क्योंकि लोग तारीफ करेंगे। तो इस तरह की मॉरल वैल्यूज डेवलप होती हैं सोसाइटी के द्वारा। लेवल ऑफ हेटेरोनॉमस मॉरलिटी और लेवल ऑफ कोऑपरेशन, यहाँ पे इन दोनों की बात होती ही नहीं है। किसकी? वाइगॉस्की की, इसकी कोहलबर्ग की थियोरी में इनकी। और ये बात पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट में होती है, आएंगे उस पर अभी। ठीक, तो ये 10th क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 11th क्वेश्चन से पहले हमने आपको जैसा कि वादा किया था कि पियाजे को पियाजे चचा क्यों कह रहे हैं, और वाइगॉस्की को सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट लिखा है, उसके लिए पूछ रही हूँ। अदिति तिवारी, हाँ 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 अदिति, हाँ। बाकी इसके लिए और एक दिन रुक जाइए आप, कल इस पे और ज्यादा क्लैरिटी मैं आपको दे पाऊंगी। तुमने पोल क्यों लगाया भाई, हमें जब बात करनी थी वाइगॉस्की की? कोई बात नहीं, चलने दो चलने दो चलने दो। 25,000 लोग देख रहे हैं, 11,000 लोगों ने लाइक किया। भाई लाइक शेयर बराबरी से करते रहना है ताकि जो एनर्जी है वो बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट यूज्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंटल अप्रोच टू एक्सप्लेन द मॉरल रीजनिंग अमॉन्ग चिल्ड्रन, यानी वो कौन से व्यक्ति हैं, है ना। कॉल द डेविल एंड डेविल हैज कम, ऐसी ही एक अंग्रेजी की कहावत है ना, एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अभी हम बात कर रहे थे पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की, और पियाजे ही आ गए अगले क्वेश्चन में विद मॉरल डेवलपमेंट। पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता नहीं है, बट इस बार इन्होंने ऊपर ऊपर से पूछ लिया है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, मैं बता दूंगी इसके बारे में। अगर हम बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि वो कौन से थियरिस्ट हैं, वो कौन से सिद्धांतकार हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल अप्रोच को अपनाते हैं मॉरल रीजनिंग के बारे में बात करते हुए। यानी किस सिद्धांतकार ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया। यानी जो मॉरल डेवलपमेंट है वो कहां से होगा, जो आपकी रीजनिंग है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बेस्ड होगी। यानी अगर आपका दिमाग 8 साल के बच्चे जितना डेवलप हुआ है, या आप 8 साल के हैं अगर, तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी वही दिमाग जो आपकी थिंकिंग प्रोसेसिंग स्किल्स हैं, संज्ञान है आपका, उसी हिसाब से आप तर्क दे पाएंगे। यानी जो कॉग्निटिव मैच्योरिटी है उसके बेसिस पे कॉग्निटिव रीजनिंग होती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। जो कॉग्निटिव मैच्योरिटी होती है, जो संज्ञानात्मक परिपक्वता है कि आपकी एज क्या है, आपका दिमाग कितना डेवलप हुआ है, उसी हिसाब का आपका मॉरल तर्क होगा या कॉग्निटिव रीजनिंग होगी, मॉरल रीजनिंग होगी। क्योंकि बाहर से थोड़ी ना आप ले आएंगे, जिस लेवल पे आपका दिमाग काम करता है उसी लेवल की आपकी रीजनिंग होगी, सही और गलत की। जैसा कि मैं बहुत बार बताती हूं कि एक 15 साल के बच्चे के लिए या बच्ची के लिए माँ बाप की आज्ञा के बिना भाग जाना, एक साथ कहीं शादी कर लेना खुद से, वो क्या हुआ, वो उस 15 साल के लेवल की कॉग्निटिव मैच्योरिटी है, जिसके अनुसार उन्होंने तर्क दिया कि प्यार के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, और माँ बाप नहीं मान रहे तो चलो अब तो जीवन साथ में जीना है। वो बात अलग है कि 15 साल के हैं, अभी कुछ पता नहीं है दीन दुनिया का। और यही बात जब आप 25 साल के हैं तो आपका कॉग्निटिव मैच्योरिटी लेवल अलग होता है ना। 25 साल पे आपका संज्ञानात्मक स्तर, आपकी थिंकिंग स्किल्स या आपका वे ऑफ थिंकिंग जो है, सोचने का नजरिया, तरीका जो है, आपकी रीजनिंग, आपका तर्क करने का जो नजरिया है, आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मेमोरी, आपका परसेप्शन, आपका डिसीजन मेकिंग, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, सैकड़ों जो भी मानसिक क्षमताएं हैं वो अलग तरीके से डेवलप हो चुकी होंगी। तो 25 साल का व्यक्ति अपने ऊपर ही हंसेगा कि क्या बेवकूफ हरकत की थी, पता तो था नहीं ABCD भी, और प्यार कर रहे थे, है ना। तो ये क्या हुआ, जो 15 साल की कॉग्निटिव मैच्योरिटी है उसके अकॉर्डिंग मॉरल रीजनिंग आएगी। यानी 15 साल के व्यक्ति का सही गलत अलग हो सकता है उसकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी के अनुसार, और 25 साल के व्यक्ति का सही गलत अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये बात कहां से आई थी, ये किस थियरी से आई थी? ये सीधा कोहलबर्ग ने कह दी थी? नहीं, ये बात पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट से कोहलबर्ग के द्वारा अडॉप्ट की गई थी। ठीक, क्योंकि ये पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट पे बेस्ड है। किसकी थियरी? कोहलबर्ग की। चोरी नहीं की है, इंस्पायर्ड नहीं है, या मैं कहूं कॉपीड नहीं है। थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन आप फिर भी कह सकते हो, है ना। कॉपीड नहीं है, कॉपीड नहीं है, उन्होंने अपनी थियरी दी है। लेकिन अगर हम बात करें पियाजे की, तो पियाजे इस बात में इंटरेस्टेड थे, वो ये नहीं देख रहे थे सही और गलत क्या है, मॉरल डेवलपमेंट से ज्यादा वो इंटरेस्टेड थे कि बच्चे सोच कैसे रहे हैं, उनकी रीजनिंग कैसी है, उनकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग एज के साथ सोच कैसे बदल रही है। तो ये पियाजे ने कहा है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल अप्रोच है, कि जो संज्ञानात्मक स्तर जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे मॉरल रीजनिंग भी बदलती रहेगी। ये जीन पियाजे का थॉट है। तो आप सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्या कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मॉरल रीजनिंग के बीच? आप कहेंगे जी सरकार बिल्कुल है। ठीक, कॉग्निटिव मैच्योरिटी यानी संज्ञानात्मक परिपक्वता और जो नैतिक तर्कणा है या तर्क है, उन दोनों के बीच सीधा संबंध है। ठीक, और ये बात कोहलबर्ग भी कह रहे हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है।
तो ये थी बात, पियाजे ने 2 स्टेजेस दी हैं मॉरल डेवलपमेंट की, ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि क्या पता टपक जाए, अब इस बार ऐसे तो पूछ ही लिया है। ठीक, तो पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, वैसे तो इसमें और भी स्टेजेस हैं, बट जो उन्होंने ओरिजिनली दी थी सिर्फ उन्हीं को थोड़ा सा टच कर देते हैं, अदरवाइज तो इसमें बाद में और भी लोगों के द्वारा स्टेजेस डेवलप हो गई। मेनली इसमें एक स्टेज है हेटेरोनॉमस मॉरलिटी, 4 से 9 वर्ष के आसपास, हेटेरोनॉमस मॉरलिटी, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा प्लीज। और दूसरा है ऑटोनॉमस मॉरलिटी, ऑटोनॉमस मॉरलिटी, ऑटो का मतलब ये सेल्फ, ठीक है जी। तो अगर हम हिट्रो की बात करें, अब हिट्रो का मतलब यानी बाहर से मॉरलिटी, जो बाहर से इम्पोज्ड है। अब हमें पता है वो 4 से 9 साल के बच्चे हुए बाहर से ही इम्पोज्ड होती है मॉरलिटी, उसकी खुद का कोई सही गलत नहीं होता। तो यानी वो दूसरों के, यहाँ पे अदर्स या सोसाइटी या रूल्स के हिसाब से, जो बाहरी एक्सटर्नल रूल्स हैं उनके हिसाब से बच्चा चलेगा हेटेरोनॉमस मॉरलिटी में, ये पहला स्तर है। दूसरा लेवल क्या है इनके अकॉर्डिंग, ऑटोनॉमस। ऑटो का मतलब है सेल्फ, जो उसके खुद के द्वारा इंडिपेंडेंट थिंकिंग उसकी होगी, वो खुद अपने डिसीजंस और अपना सही गलत तय करेगा। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग या इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ मॉरलिटी है ऑटोनॉमस मॉरलिटी। ठीक है, पियाजे की बात हो रही है इनके मॉरल डेवलपमेंट की। पियाजे ने सब किया है, पियाजे ने इंटेलिजेंस पे भी काम किया है, मॉरल डेवलपमेंट पे भी काम किया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी काम किया है। तो ये ना सोचें कि एक व्यक्ति ने एक ही थियोरी दी होगी, इन लोगों ने पूरा जीवन लगाया अपना रिसर्च में, पढ़ने में, पढ़ाने में, सीखने में, सिखाने में, जानने में चीजों को। अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे काम किया हुआ है। तो हेटेरोनॉमस मॉरलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये इमानेंट जस्टिस वाली स्टेज है। इमानेंट जस्टिस समझते हैं, वो अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 7 वर्ष के आसपास, या इवन कई बार 9-10 तक भी चली जाती है, कि कोई एक भगवान है, सर्वव्यापी न्याय होगा। तुमने अभी किसी को बुरा बोला, 2 मिनट बाद तुम्हें चोट लग जाएगी, ये है इमानेंट जस्टिस। ठीक है, वो चाइल्डहुड ही होता है। तो ये हेटेरोनॉमस मॉरलिटी है कि आप एक्सटर्नल रूल्स या बाहरी लोग आपके लिए डिसाइड करेंगे। ऑटोनॉमस है सेल्फ, यानी बच्चा खुद के रूल्स या इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाएगा। अच्छा, इससे पहले पोल आप अभी मत दीजिएगा, ये बात हमारी चल ही रही है, इसी बीच हम जान लेते हैं पियाजे को पियाजे चचा हम क्यों कहते हैं। मैं बोर कर रही हूँ आपको, बट ऐसे ही सेशन चलेगा तो आपके दिमाग में चीजें टिकेंगी, अदरवाइज तो आप भूल जाएंगे, है ना। और वाइगॉस्की ब्रो क्यों है, और अगर हम बात करें, इससे आपको कुछ जानने को भी मिलेगा, डोंट वरी, है ना। कोहलबर्ग की अगर हम बात करें तो कोहलबर्ग क्या है, अंकल हैं। ठीक, तो पियाजे ये तो आपका वर्ड है, अब इसमें मैं क्या ही लिखूं। चचा हम इसलिए कह रहे हैं पियाजे, क्योंकि पियाजे एकदम बाबा टाइप के इंसान बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपने फोटोज में देखा है, एकदम बूढ़े पियाजे की फोटो आप देखते हैं, मतलब थोड़े से एजेड हैं और एकदम टोपी वोपी लगा के एकदम कूल डूड हैं। तो ये क्या बन गए हैं, पियाजे चचा हैं। ठीक है, मतलब सबसे इनको हम यहाँ पे ओल्डेस्ट मान रहे हैं इन सब में। और अगर हम देखें वाइगॉस्की की, तो वाइगॉस्की क्या है, वाइगॉस्की की बहुत कम एज में इनका देहांत हो गया था, तो बट इन्होंने काम बहुत अच्छा किया, तो वाइगॉस्की को हम ब्रो कह सकते हैं, कि मतलब सेम एज के रहे होंगे जनरेशन के। और कोहलबर्ग को हम अंकल कह रहे हैं, हालांकि इन्होंने भी, इनकी भी जो सुसाइड था इनका, खैर तो इनकी भी डेथ हो गई है, बट कोहलबर्ग को हम क्यों कह रहे हैं अंकल, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग है। नाम देख रहे हो, लॉरेंस, ऐसे अंग्रेजों वाला नाम, मतलब वैसे तो ये सारे ही रशिया से हैं, वो स्विट्जरलैंड से हैं, पियाजे वाइगॉस्की रशिया से हैं, और कोहलबर्ग कहाँ से हैं, अमेरिकी हैं। तो अंकल कोहलबर्ग हम कह सकते हैं क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग है, तो उनके नाम में छिपा हुआ है, वाइब वैसी आ रही है अंकल कोहलबर्ग वाली, है ना, लॉरेंस कोहलबर्ग, है ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये बकवास थी एकदम, बट ठीक है, आपको याद रखने के लिए काफी है चीजें, एसोसिएट कर पाएंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आप फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और समझते हैं चीजें कैसे वर्क करेंगी। हाँ देखिएगा, जवाब दीजिए। पोल देना भूल गई आप, मेरी कहानी में इतनी खो गई हैं या चैटिंग कर रही हैं? बहुत बचा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 जवाब दीजिए। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। इससे आसान क्वेश्चन धरती पे नहीं बना है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, कि बच्चे जो है सक्रिय रूप से अपने समझ का, अपने ज्ञान का, दुनिया की समझ का निर्माण करते हैं। यानी बच्चे क्या हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और ये बात कौन कहेगा, देखो एक्टिविटी पे जो सोलली जोर दिया है वो पियाजे ने ज्यादा दिया है, एक्टिविटी प्लस सोसाइटी को जोड़ दिया है उन्होंने, वाइगॉस्की ने। ये पावलोव दिख रहे हैं ना, तो जीन पियाजे इज द राइट आंसर। अगर यहाँ सोसाइटी की बात कहीं पे होती कि बच्चे, चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स या चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन, तो आंसर वाइगॉस्की हो जाता। अगर सोशल इंटरेक्शन नहीं लिखा, जस्ट इतना लिखा है, तो पियाजे है। ऐसा होता है पेपर में, फिर आप गलती करते हैं क्योंकि आप सिर्फ ऊपर वाली लाइन पढ़ते हैं और गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? समझेंगे, जानेंगे, सोचेंगे और फिर बात करने वाले हैं। एग्जाम कब तक है यार? देखो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में है ना आपका न्यू ईयर की बैंड बजाएगा आपका एग्जाम।
देखिएगा, पानी अपना लेके आया करो, पानी शेयर नहीं करते, शेयरिंग इज नॉट केयरिंग फॉर अस। लीजिए, फिर भी कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते हम पानी दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कहता है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज डिस्करेज्ड बाय लेव वाइगोस्की, यानी वाइगोस्की के अनुसार कौन सी एक चीज है जिसका समर्थन नहीं किया गया, हतोत्साहित करते हैं वाइगोस्की सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में किसी एक चीज को। तो बताइए वो चीज क्या होगी, फटाफट से बताएंगे। देखिएगा, डी ऑप्शन कह रहे हैं 69% लोग। बिल्कुल सही हैं आप लोग, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग यानी यहाँ पे लोग होंगे, सोसाइटी है। कोऑपरेशन का मतलब क्या है, लोग होंगे, यानी बच्चे हैं, आपस में ग्रुप होगा, सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। स्कैफोल्डिंग यानी अगेन हेल्प की बात हो रही है, वाइगोस्की करते हैं। असिस्टेड लर्निंग यानी कोई तो किसी को असिस्ट कर रहा होगा, कोई तो किसी की सहायता कर रहा होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन एक्सपोजिटरी टीचिंग, चाहे पियाजे लिखा हो चाहे वाइगोस्की, दोनों के अकॉर्डिंग ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को एक्टिव नहीं रखा जा रहा, बच्चे के दिमाग में चीजें भर दी जा रही हैं। तो एक्सपोजिटरी टीचिंग पियाजे और वाइगोस्की दोनों नकारेंगे, दोनों डिस्करेज करेंगे, ये बात याद रखनी है। एक और चीज है जिसको इग्नोर किया है वाइगोस्की ने, वो है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो कई बार पूछ लेता है, इन्होंने जैविक एस्पेक्ट को, जो आपका हेरिडिटी है, उस एस्पेक्ट को थोड़ा इग्नोर किया है। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसको वाइगोस्की इग्नोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम कुछ पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे ये कहानी चल क्या रही है। पोल दे दीजिएगा मैडम। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कहता है, वाइल अरेंजिंग द पीसेस ऑफ अ पजल, एक पजल है, मीठी एक प्यारी सी बच्ची है, मीठी सी, स्पीक्स अलाउड टू डायरेक्ट हर ओन एक्शंस, यानी खुद से ही चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही है, अपने ही एक्शंस को गाइड करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, दिशा देने के लिए। लेव वाइगोस्की रेफर्स टू द यूज ऑफ सच लैंग्वेज फॉर सेल्फ रेगुलेशन। एक तो बच्चा अलाउड का मतलब क्या है, जोर से या बोल बोल करके बातें कर रहा है, खुद से ही, खुद के ही एक पजल को, एक गेम को सॉल्व करने के लिए कि ये पीस कहां फिट होगा, ये वो दुनिया भर की बातें। ठीक है, चलिए समझते हैं। आप लोग छोटे बच्चों की तरह पानी लेके आया करो। यस यस दीक्षा, हम बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, पढ़ते और पढ़ाते समय, है ना। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्या कहता है, आप लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन, यानी किसी एक पहेली के टुकड़े को जोड़ते समय, वो पीसेस नहीं होते पजल के, उनको जोड़ रहा है बच्चा, ये बच्ची है मीठी, और वो अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोलकर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को क्या कहते हैं, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ स्पीच बाय स्पीकिंग अलाउड, लाउड, बोल बोल करके। इसको प्राइवेट स्पीच वाइगोस्की की भाषा में कहा जाता है। अगर यही पूछा होता पियाजे की भाषा में, तो ऑप्शन ए हो जाता ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो हम ये कहेंगे प्राइवेट स्पीच, निजी वाक या निज वाक, 3 से 6 वर्ष, वैसे तो ये 2 से 7 में भी सही हो सकता है, क्योंकि ये आपका जो है प्री ऑपरेशनल या अर्ली चाइल्डहुड का कैरेक्टरिस्टिक है। प्राइवेट स्पीच 3 से 6 वर्ष, इस पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। प्राइवेट का मतलब ही है, यानी बच्चा खुद से बोल बोल करके बातें कर रहा है अपने प्राइवेट स्पेस में, यानी जहां पे भी वो है। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट स्पेस है, जैसे आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते समय खुद से बोल के बात कर रहे हैं, अरे नहीं हिमांशु ने तो ये बताया था, आप वहां पे एग्जामिनर कह रहा है क्या चल क्या रहा है, तो ये क्या हुआ, प्राइवेट स्पीच। आप खुद को ही डायरेक्ट कर रहे हैं, अपने ही एक्शंस को बोल बोल करके। आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बट खुद से ही बोल के बात कर रहे हैं। जब आप मन में बात करेंगे तो वो साइलेंट स्पीच बन जाता है, जब आप किसी और से बात करेंगे तो वो सोशल स्पीच बन जाता है। ये 2 वर्ष के आसपास आ जाती है बच्चे में, और साइलेंट इनर स्पीच आती है 6 वर्ष के बाद, ठीक है, या 6 वर्ष तक। तो ये 3 प्रकार हैं स्पीच के वाइगोस्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर पे बाद में चलेंगे, पहले इसको समझेंगे। तो जैसे ये पजल है, इस क्वेश्चन को घुमा घुमा के कई तरीके से पूछ लेता है, यानी बच्चे हैं, पजल सॉल्व कर रहे हैं खुद से, अकेले बच्चा है, ये बच्ची अपनी एक पजल सॉल्व करने में लगी हुई है, ये बच्ची अपनी एक पजल है। ये आप देख रहे हैं पीसेस आते हैं, ऐसे गेम्स आते हैं ना बहुत सारे, तो वो कह रही है यार मेरे को ना ऑरेंज वाला चाहिए था, ऑरेंज वाला चाहिए था, मैंने तो गलत ले आई। खुद से बातें कर रही है, खुद के ही एक्शन को डायरेक्ट कर रही है। ये क्या होती है, प्राइवेट स्पीच होती है। और भी इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ये देख रहे हो यहाँ पे 3+ लिखा हुआ है। 3+ समझ रहे हो ना, जिनके घर में बच्चे हैं, आसपास जिन्होंने बच्चे देखे हैं, खुद कभी बच्चे रहे हैं, तो वो ये समझ सकते हैं, है ना। आज आप इतना स्लो क्यों चल रहे हो, फास्ट पढ़ाओ प्लीज। सोनी कह रही हैं फास्ट पढ़ाएं। यार मैं आज इस मूड में हूं कि आप स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा बाद में, एक तो ताकि हम थोड़ा सा कंप्लीटली इसको समझ सकें। और चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो 3+ की अगर हम बात करें, ये 3+ ईयर्स के लिए, यानी प्राइवेट स्पीच आती है इस एज में, यानी बच्चा खुद से बोल बोल करके बातें करने लगेगा। ईगोसेंट्रिक स्पीच भी इसी स्टेज में आती है, जिसकी बात प्याजे करते हैं, प्राइवेट की बात
वाइगॉस्की करते हैं। तो वो बच्चा कह रहा है यार ये वाला पीस, इसका फेस का जो साइड वाला पार्ट था ना वो कहाँ है, ढूंढ के लाओ ढूंढ के लाओ। खुद से ही बातें कर रहा है। ऐसा आप करते हैं ना, बच्चे रेलगाड़ी भी चला रहे हैं तो वो छुक 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 खुद ही आवाजें निकाल रहे हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे जाएगी, ठीक। और अगर आप एक और पिक्चर देखेंगे तो आपको पता है ये ABCD के पजल है, बच्चा खुद से ही सॉल्व करते समय बातें करे कि यार इसका पैर कहाँ गया जिस पे W था, तो वो प्राइवेट स्पीच कहलाएगा। एक बच्चा एक टी-शर्ट को फोल्ड करते समय, क्वेश्चन पूछा जाता है फोल्ड करते समय, यानी एक टी-शर्ट की तय करते समय किसी कपड़े को खुद से बातें कर रहा है, अरे इसको तो ऐसे तय कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट कर रहा है, खुद को दिशा दे रहा है, जो कि अच्छी बात है, प्राइवेट स्पीच कहेंगे। क्योंकि वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज जो है बहुत महत्वपूर्ण है संज्ञानात्मक विकास में, तो प्राइवेट स्पीच भी क्या हो गई, महत्वपूर्ण हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। कोहलबर्ग की यहाँ चर्चा हो रही है, फटाफट से स्पीड पकड़ेंगे। अब आप लगभग सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो मेन मैं आपको बता चुकी हूं अब तक, अब स्पीड के साथ चल के आपको फटाफट जवाब देना है, ठीक है ना। चलिए सैयद 100% लोग बी दे रहे थे, फिर 77% रह गए। चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें, रात बहुत हो चुकी है बट आपने सोना भी नहीं है, तब तक क्वेश्चंस हम नहीं कर लेंगे। यानी कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, एट विच स्टेज की बात हो रही है देखिएगा, ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स डिफाइन राइट एक्शन बाय सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्साइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल अग्रीमेंट्स। यानी क्या नियम है, क्या कायदे कानून है, समाज में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक व्यक्ति ने अपने आप सेल्फ चोजन अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं उसके, जिसके लिए वो अपनी जान पे भी आ जाए तो वो खड़ा रहेगा, और कंसाइंस के बेसिस पे जो उसकी चेतना है उसके आधार पर उसने कुछ डिसीजंस लिए, यानी खुद के लिए नियम निर्धारित किए और पूरी ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए। जब ऑल ह्यूमैनिटी की बात आ जाए तो सिर्फ एक स्टेज बचती है जिसको हम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कहते हैं। जब एक इंडिविजुअल के राइट की बात आती है और नियमों में परिवर्तन संभव है तो आ जाता है आपका 5th सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। लेकिन यहाँ पूरी ह्यूमैनिटी की बात हो रही है तो बी ऑप्शन, क्या, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, अभी हम तीनों लेवल पे भी बात कर लेंगे कोहलबर्ग की एक बार। जीन पियाजे's theory is critiqued for having proposed 4 stages of development या cognitive development, ठीक है। which debate of child development does this fall under? यानी पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की थियरी है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है कि इन्होंने ये जो 4 स्टेजेस दी हैं ये गड़बड़ हैं, ये होनी नहीं चाहिए, या स्टेजेस की क्या नीड है। तो ये किस डिबेट के अंदर आता है? अभी हमने डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी थी जब हम KVS वाला सेशन ले रहे थे, है ना। अगर हम बात करें किसकी, सी ऑप्शन की, तो कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी बिल्कुल सही बात होगी, क्योंकि पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। क्योंकि ये स्टेजेस की बात करें, जो भी व्यक्ति स्टेजेस की बात करेगा वो डिसकॉन्टिन्यूअस कहेगा डेवलपमेंट को, चाहे वो फ्रॉइड हो, एरिक्सन हो, इवन कोहलबर्ग हो और पियाजे ही क्यों ना हो, क्योंकि स्टेजेस का मतलब है एक स्टेज में इतना, फिर डिसकंटिन्यू होकर फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ठीक। जबकि वाइगॉस्की ने एज की या स्टेज की बात नहीं की तो वो कॉन्टिन्यूअस है। तो इनकी जो थियरी है उसमें कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी का तर्क एक चलता है, निरंतरता बनाम असततता, एक ये डिबेट है। आगे बढ़ेंगे, नेचर नर्चर का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है, पियाजे ने एकदम इग्नोर नहीं किया नर्चर को या एनवायरमेंट को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। According to Jean Piaget's cognitive development theory, which of the following is essential for cognitive development? पियाजे के अनुसार कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए? फटाफट से बताएंगे। अब देखिए क्या नाम है इनका, बरवन लाल अंजलि पेपर है 4 दिन बाद, नौकरी का मौका मिला है 4 साल बाद, और आप अटके हैं मेरा दिल ये पुकारे आजा पे, टिप्पणी चाहिए आपको, है ना। क्या मिलेगा, हलवा मिलेगा, लड्डू मिलेंगे उस पे टिप्पणी लेने से, कुछ है। रील्स देखने की बहुत फुर्सत मिल रही है अंजलि, है। ट्रेंड्स पुराने होके चले जाते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, तब जाके मुझे कहीं पता लगता है, जबकि मेरी भी कोई उम्र ऐसी नहीं हुई है कि मेरे को समझ में ना आए चीजें, या अगर चाहे इंसान तो लुत्फ ना उठा पाए। तो कोशिश करिए, चूज कीजिए जीवन में क्या जरूरी है, उसके अनुसार चलिए। दिल पुकारे आजा, वॉट एवर इट इज, मतलब जो रील आपका कल्चर है उस पर हम फोकस पेपर के बाद भी कर सकते हैं, वो कहीं नहीं जाएगा, है ना। और चला भी जाएगा तो कोई महत्वपूर्ण चीज मिस नहीं होगी जीवन में। तो फटाफट से बता दीजिए यहाँ कि पियाजे के अनुसार कौन सी एक चीज कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, इस पे आप टिप्पणी कीजिए। अंजलि बताइए। ऑब्जर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट,
चलिए हाँ, प्याजे मना थोड़ी कर रहे हैं कि वातावरण का अवलोकन मत करो, ये थोड़ी कह रहे हैं प्याजे, चलिए ठीक है। रीइंफोर्समेंट की बात तो नहीं करेंगे ना प्याजे ना वाइगोस्की। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द सराउंडिंग, हाँ बच्चा एक्टिव होगा इनके अनुसार, तो ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। कंडीशन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, अगेन ये व्यवहारवाद की बात है, रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, वॉट एवर, बट प्याजे ऑब्जर्व करने को कहेंगे एनवायरमेंट को, नो डाउट, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्व करने से बेहतर नहीं है कि बच्चा सक्रिय होगा एनवायरमेंट में, आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन, यानी एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द सराउंडिंग, यानी जिस भी एनवायरमेंट में वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर बने, लिटिल साइंटिस्ट है क्योंकि बच्चा, तो वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करे एनवायरमेंट में, ना कि सिर्फ ऑब्जर्व करे। तो इससे तो कहीं बेहतर हो गया ऑप्शन सी। समझ पा रहे हैं ना, ऑब्जर्व तो करे ही करे, जब वो एक्टिवली एक्सप्लोर करेगा तो ऑब्जर्व अपने आप कर रहा होगा, एक्टिवली तभी एक्सप्लोर कर सकता है, तो इससे कहीं बेहतर ऑप्शन सी है। अगर सिर्फ इसकी बात होती तो हम इसके साथ नहीं जा सकते थे, यदि सी ऑप्शन यहाँ है, अगर नहीं होता सी ऑप्शन तब हम ए के साथ सोच सकते थे, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं थी बात। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18। कोहलबर्ग के अनुसार, यानी कोहलबर्ग की थ्योरी का कौन सा क्रिटिसिज्म है, आलोचना है, फटाफट से बताएंगे, इसमें समय अब आपको सिर्फ 30 सेकंड मिलेगा जवाब देने के लिए, फटाफट से बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ ऑफ कोर्स आपको दोनों फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की, तो स्टेजेस इन कोहलबर्ग्स थ्योरी आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। ये बात एकदम सही है, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये तो फैक्ट है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में जो चरण है वो क्लियरली डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, सुस्पष्ट है कि 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, पैर नहीं हिलाते हैं। बी ऑप्शन इज, इसलिए नहीं कि कुछ अपशगुन होता है, इसलिए कि इरिटेशन होती है देख के। खैर देखिएगा, एटिकेट्स में नहीं आता है, और यहाँ तो क्लास लगी है आपकी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर बी, अगर हम बात करें कोहलबर्ग्स अप्रोच टू मॉरल रीजनिंग कोहलबर्ग्स अप्रोच टू मॉरल रीजनिंग अंडर एस्टिमेट्स द मॉरल मैच्योरिटी ऑफ फीमेल्स। बात तो सही है, ये क्या है, जेंडर बायस थ्योरी है। सी ऑप्शन है, स्टेजेस इन कोहलबर्ग्स थ्योरी ड्रॉ अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड बाय पियाजे टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो सीक्वेंस पे इन्होंने कोई खास फोकस ऐसा सच किया नहीं, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। और पहली बात तो पियाजे से ये इंस्पायर्ड है थियरी, ये इसका क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक, चोरी तो की नहीं है, बता रहे हैं, साफ साफ क्रेडिट दे रहे हैं भाई, तो क्रेडिट दे रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। और डिस्टिंक्ट भी नहीं है, डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं। कोहलबर्ग डिड लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी विद हिज पार्टिसिपेंट्स वेयर ही इंटरव्यूड देम एट 3 to 4 ईयर इंटरवल। ये भी इसका क्रिटिसिज्म कतई नहीं है, इसका क्रिटिसिज्म यही है कि ये जेंडर बायस है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फीमेल्स की मॉरलिटी को ध्यान में नहीं रखा गया, सारे सैंपल्स मेल थे। वो बात अलग है कि इनकी जो असिस्टेंट थी या रिसर्च असिस्टेंट जिसको हम कहेंगे, या स्टूडेंट थी, वो गिलिगन थी जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, पियाजे के अनुसार ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट डज द चाइल्ड बिगिन टू यूज सिंबल्स। ये वर्ड तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेना है, यानी वो कौन सी स्टेज है जब बच्चा सिंबल्स का प्रयोग करने लगेगा। अभी पियाजे के बारे में कई चीजें हम नई भी जानेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट है पेन, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए PN पेन लिखा जा सकता है। ये क्या हो गया, सिंबल हो गया। जैसे मैंने बताया, रेड लाइट को देख के रुकना अपने आप में सिंबॉलिक है किसी चीज के बारे में। A फॉर एप्पल होता है, A फॉर एप्पल, तो A आपने लिखा और बच्चा खुद चिल्ला करके बोलेगा A फॉर एप्पल, यानी उसके दिमाग में ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल मौजूद है। लॉजिकल रीजनिंग एमर्जेस, देखिए एमर्जेस लिखा है, लॉजिकल रीजनिंग उभरने लगती है, ये नहीं कहा है आ गई है। अगर आ गई होगी लॉजिकल रीजनिंग तो आंसर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि एमर्ज हुई है, अभी उभर रही है और सिंबॉलिक थॉट आ चुका है, तो प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष। पोस्ट ऑपरेशनल जैसी कोई स्टेज नहीं है, फॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए कही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, इसमें पियाजे की 2 सब स्टेजेस भी हैं मॉरल डेवलपमेंट की, जिससे आपको ज्यादा याद रहेगा सिंबॉलिक स्टेज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अमन इज ट्राइंग टू फिक्स द पीसेस ऑफ अ पजल। अमन एक बच्चा है, अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो पिक्चर्स दिखाई थी कई सारी वाइगोस्की की, उसी से रिलेटेड है। अमन एक बच्चा है जो पीसेस ऑफ पजल, एक पहेली के पीसेस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज स्ट्रगलिंग टू फिट द करेक्ट पार्ट्स एट द राइट प्लेसेस। यानी वो शेर बना रहा है, मान लीजिए पहेली है, पजल है, बट वो सही जगह पे सही पार्ट नहीं लगा पा रहा, पैर की जगह आंखें लगा दे रहा है, आंखों की जगह सर, तो इसमें गड़बड़ हो रही है। His mother provides hints, तो उसकी जो माताजी हैं जिनको पता है कि वो क्या बना रही हैं, उससे ज्यादा संज्ञानात्मक स्तर उनका होगा, इस समय मान रहे हैं हम, और उसको क्यूज और हिंट्स देती हैं कि कौन सी चीज कैसे बनती है, उसका सर कहाँ आता है, पैर कहाँ आता है, उसको हिंट दे रही हैं, क्लूज दे रही हैं, क्वेश्चंस पूछ पूछ करके बता करके। ये स्कैफोल्डिंग कहलाती है, एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग।
ये कोई डिमोटिवेट नहीं कर रही बच्चों को, अग्रेसिव नहीं बना रही, हेल्प नहीं करेगा लर्निंग में, ऐसा भी नहीं है। वो बच्चे को दिमाग पे वो जोर डालेगा कि मम्मी कौन सी हिंट दे रही हैं, क्या बता रही हैं, सॉल्व खुद ही करेगा। तो एक्ट एज स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी ये चीज। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21वां सवाल क्या कहता है। Vygotsky's theory assisted discovery, in Vygotsky's theory assisted discovery is aided by, assisted का मतलब ये है कोई किसी के साथ सीख रहा होगा, और वो कोई किसी के साथ कैसे सीखेगा, जिसको ज्यादा आता होगा वो कम, ज्यादा जो उससे कम जानने वाला व्यक्ति होगा। जैसे इंटर्नशिप करते हैं लोग, तो आप स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में भी जाते हैं जब आपकी एसईपी होती है, याद कीजिएगा थोड़ा सा आपने एसईपी को, जिन लोगों ने बीएड या डीएलएड रेगुलर किया है तो उनको ये बात पता है। जब आप स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में भी जाते हैं तो वहां पे भी आपका एक सुपरवाइजर होता है जो आपको कहीं ना कहीं गाइड करता है। टीचर्स हैं ऑलरेडी जिनके असिस्टेंस में आप पढ़ाते हैं, जानते हैं, चीजों को डिस्कवर करते हैं। तो ये जो थियोरी है ये किस चीज में एड करेगी, ये असिस्टेड डिस्कवरी जो है, जब आप किसी की सहायता सीख रहे हैं, किसी को सिखा रहे हैं अपनी सहायता से। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व क्यों होगा, इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। पीयर कोलैबोरेशन में, हाँ ठीक बात है। स्टिमुलस रिस्पांस रीइंफोर्समेंट का कोई संबंध पियाजे वाइगोत्स्की से नहीं है, ये बात क्लियर होनी चाहिए आज के बाद आपको। पीयर कोलैबोरेशन यानी सहपाठी सहयोग, यानी जो लोग एक एज के हैं या एज में थोड़ा बहुत ऊपर भी हैं लेकिन एक साथ रहते हैं उस समय पे, तो वो आपके पीयर्स हो गए उस टाइम पे, ठीक है ना। तो पीयर कोलैबोरेशन को कि एक दूसरे की मदद करें लोग, इसमें एज का मैटर वाइगोत्स्की के केस में यहाँ नहीं है। पीयर आपका कोई बड़ा दोस्त भी हो सकता है एज में, रफली ऑफ द सेम एज होते हैं वैसे, लेकिन पीयर्स जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं, आपके दोस्त यार हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, क्लासमेट्स हैं बच्चे के, फ्रेंड्स हैं, अगर मैं कहूँ चाचा मौसी फूफा फूफी के बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एट विच स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियोरी डू चिल्ड्रन बिलीव दैट रूल्स मस्ट बी एनफोर्स्ड इन द सेम मैनर फॉर एवरीवन एंड ईच इंडिविजुअल मस्ट ओबे देम एज हिज पर्सनल ड्यूटी। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल ड्यूटी की तरह रूल्स को मानना है, रूल्स में बदलाव संभव नहीं है, नियमों को एक समान सभी के लिए लागू किया जाना चाहिए, चाहे किसी की जान पे बनी हो, कुछ भी हो। रेड लाइट है तो रेड लाइट है, सबके लिए है, बात खत्म, पैसा हजम। ये बात कौन कहेगा, हंस लो पहले तुम। ये बात कौन, किस लेवल की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, 4th स्टेज की। रूल्स आर रूल्स, चाहे कुछ हो गया हो लेकिन रूल्स आर रूल्स, रूल्स को चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पर्सनल ड्यूटी है। एक व्यक्ति रूल तोड़ेगा तो सब तोड़ देंगे। ये है स्तर आपका सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। इसमें आप लोग गलती कर रहे हैं खूब। मैं देख लेती हूँ कि आप क्या कंफ्यूज कर रहे हैं किसके साथ, पोल से पता लग जाएगा। 24% को बी लग रहा है और 11% को ए। चलो अच्छा है, सी तो नहीं लग रहा किसी को। ये इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन वही है, टिट फॉर टैट जैसे कुछ ऐसा, इसका दूसरा नाम है ये, म्यूचुअल एक्सचेंज भी कहते हैं इसको। देखिए, गुड बॉय गुड गर्ल की तो यहाँ बात ही नहीं है कि पर्सनल ड्यूटी है किसी के सामने अच्छा नहीं बनना, ये नहीं लिखा हुआ। दूसरी बात, गुड बॉय गुड गर्ल में ऐसी बात नहीं होती कि रूल्स को चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, जिन लोगों को ये लग रहा है, देखो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में कोई पर्सनल ड्यूटी जैसा कुछ नहीं होता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चोरी करें, आप कुछ भी हो दुनिया के, बस दंड मिलेगा, इसलिए बच्चा चोरी नहीं करेगा। अगर मान लीजिए या कुछ भी इस तरह का, उसको नंबर इसलिए लाने क्योंकि दंड मिलेगा, अगर वो फेल हो गया तो पास होने में उसका इंटरेस्ट है या नहीं कोई मतलब नहीं है। यहाँ टोटली बाहर से एनफोर्स्ड होती है जो आपकी मॉरलिटी होती है, फर्स्ट स्टेज है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, वो आज्ञा का पालन इसलिए करेगा, रूल्स का पालन इसलिए करेगा क्योंकि पनिशमेंट मिलेगी, फाइन लग जाएगा। अगर यहाँ पर्सनल ड्यूटी की जगह लिखा होता कि रेड लाइट या रूल्स का पालन करो क्योंकि फाइन लग जाएगा, जेल में चले जाओगे, ये हो जाएगा, तो वो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस हो जाता। लेकिन यहाँ पर्सनल ड्यूटी की बात हुई है, रूल्स चेंज नहीं हो सकते इसकी बात हुई है। तो रूल्स रिजिड होते हैं 4th लेवल पे, जिसको लॉ एंड ऑर्डर भी कह देते हैं या सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस स्टेज कहते हैं। मेंटेनिंग स्टेज के रूल्स को मेंटेन करके रखा जाए, किसी के लिए चेंज नहीं होंगे और फिक्स्ड है, रिजिड है। डी ऑप्शन 4th स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए और जवाब दीजिए एक बार। ये कहता है पिजेशियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, यानी पियाजे का जो पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, उसके अकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। ध्यान रखिएगा, एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में नई इन्फॉर्मेशन ऐड करना। अभी शुरुआत में ही बात हुई थी, एग्जिस्टिंग स्कीमा जो आज का वर्तमान ज्ञान है उसमें कुछ ऐड करना। अगर नए की बात होती तो कहानी बदल जाती। तो आज का जो ज्ञान है उसमें कुछ ऐड करना एसिमिलेशन कहलाता है, सुंदर सरल सस्ती टिकाऊ भाषा में। एकोमोडेशन क्या होता, न्यू नॉलेज के चक्कर में आप मॉडिफाई कर रहे हैं आज की नॉलेज को, है ना, या एडजस्ट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, नया स्कीमा बना रहे हैं, इस तरह का कुछ होता तो एकोमोडेशन होता। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जैसे एक क्वेश्चन आता है, बच्चा दाल चावल खाना, सीता जो है वो दाल चावल खाना सीख रही है, तो सीख रही है तो भैया एसिमिलेट कर रही है ना,
ऐसे थोड़ी कुछ मॉडिफाई कर दिया कि पुराना जो सीखा था उसको चेंज कर दिया, ऐसी थोड़ी बात हो रही है। चलिएगा, तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में। यानी खाना उसको आता होगा, अब दाल चावल खाना सीख रही है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, मीना हैज बिगन टू यूज वर्ड्स एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको 2-3 चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगी। यानी मीना एक बच्ची है, वो शब्दों का प्रयोग करने लगी है ना, क्या करने लगी है, शब्दों का प्रयोग करने लगी है मीना, वर्ड्स का प्रयोग करने लगी है, तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। जब बात प्रतीक की हो रही है, मतलब आपके पड़ोसी की, आपके दोस्त की, आपके यार की नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्रतीक मतलब सिंबल की बात हो रही है, ठीक। तो अगर हम बात करें यहां कि जो ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ वर्ड्स, यानी वर्ड्स प्रतीक हैं किसी एक चीज के, दर्शा रहे हैं किसी एक चीज को, यानी पेन, पेन दर्शाता है इस पेन को, ठीक। शी इज ऑल्सो बिगिनिंग टू रीजन लॉजिकली दो शी कैन नॉट परफॉर्म कंजर्वेशन। ध्यान रखिएगा, बिगिनिंग टू रीजन लॉजिकली, यानी वो शुरुआत कर रही है तर्क के प्रयोग की, प्रॉपर करने लगी है नहीं लिखा है, ठीक है। शी कैन नॉट परफॉर्म कंजर्वेशन, आप साफ क्लियर कर दिया, क्योंकि आपके सामने अगर रीजनिंग आती है तो आप सोचते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात हो रही है, जो कि नहीं हो रही है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि अभी कंजर्वेशन नहीं आया है, संरक्षण नहीं आया है। संरक्षण समझते हैं कि जो 200 ml पानी है वो 200 ही रहेगा, चाहे आप बाल्टी में डालें, बॉटल में डालें, अभी उसके लिए ऐसा नहीं है। अभी उसके लिए जिसकी शेप लंबी है, चौड़ी है, उसको लगेगा वही ज्यादा है उसमें पानी। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मीना इन। पियाजे के अनुसार कौन सी स्टेज में है मीना, क्योंकि कंजर्वेशन अचीव नहीं हुआ और रीजन को यूज करना स्टार्ट किया है, ठीक। रिप्रेजेंट कर पा रही है ऑब्जेक्ट्स को, यानी सिंबल्स के थ्रू सीख पा रही है। तो सिंबॉलिक थॉट पहली बात तो हमें पता है 2 से 7 वर्ष में आता है ना, और कंजर्वेशन आया नहीं है, तो रीजनिंग अगर शुरू भी कर दी है तो इसका मतलब अभी अचीव नहीं हुई है जो कॉग्निटिव रीजनिंग है या जो तर्क है पूरी तरह से। तो आपको कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा, नहीं तो रीजनिंग की जब बात आ जाती है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाता है। 2 से 7 इस केस में ऐसा नहीं होगा। पियाजे ने 2 स्टेजेस दी हैं, चलिए आएंगे आगे। इस प्री ऑपरेशनल की भी 2 सब स्टेजेस होती हैं, एक 2 से 4 और दूसरी होती है 4 से 7। इस पे इतने आप सोचिए कौन सी होती हैं, याद कीजिए, मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, फिर समझेंगे किसी और सवाल में। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल थियरी एडवोकेट्स दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड्स सिंबॉलिक लैंग्वेज। ध्यान से पढ़िएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड्स सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी खुद से विचार करके जवाब दीजिए, थोड़ा सा एक्टिव होकर देना है, स्पीड बढ़ाएंगे। नाम तो ले लो लाइव में, नाम का क्या करोगे भाई, हैं, पढ़ लो लाइव में। आपके कहने पे कोर्स किया था मोहित सर की क्लास में, मोहित सर, अच्छा तो पढ़ो तो सही भाई, फिर से पढ़ो, समझो ना उस चीज को। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो मतलब ये करोगे कि बाकी टीचर्स देख के समझने का प्रयास करो, पहले एक बार बताओ मुझे। मोहित सर के बारे में चर्चा कर लेंगे, देख लेंगे आपको कहाँ समस्या है। देखिएगा, मोहित सर हमारे यहाँ कौन से मोहित सर पढ़ाते हैं, मैं तो यही नहीं सोच पा रही हूँ, पता नहीं कुछ भी बोल देते हैं। सिंबल्स भाई 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं, इस पे कंफ्यूज होना ही नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। सिंबॉलिक थॉट जो है वो 2 से 7 वर्ष में आएगा, बाद में रहेगा लेकिन वो आएगा 2 से 7 में ही। आज भी आप सिंबल्स का प्रयोग कर पा रहे हैं, लेकिन वो आया कब था, 2 से 7 में आया था। ए ऑप्शन देखिएगा। अगर हम बात करें सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड, तो संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा का अब इसको ध्यान से समझना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसको ऐसे समझेंगे। 1 मिनट रुकिएगा, आप लोग ए कह रहे हैं 76% लोग, देखिएगा ये कह रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पहले समझ लीजिएगा 2 मिनट देकर के, क्योंकि जब नेक्स्ट सेशन होगा ना पियाजे वाइगोस्की का, बहुत स्पीड में क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है ना। चलिए, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड्स, पहले आता है किससे, लैंग्वेज डेवलपमेंट से। अब सबको समझ आ गया होगा, अब सबको समझ आ जाना चाहिए। किसने कहा है कि पहले विकास आता है बाद में भाषा आती है, और विकास जो है यानी जो थॉट है वो पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आती है। जबकि वाइगोस्की कह रहे हैं दोनों साथ चल रहे हैं, बाद में जाके मर्ज हो जाते हैं। भाई डेवलपमेंट पहले आता है, थॉट पहले आता है, फिर भाषा आएगी, फिर लैंग्वेज आएगी, ये पियाजे कहते हैं। याद आया कुछ, दिमाग की बत्ती जली, ठीक, कि पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी बच्चे की सोचने समझने की क्षमताएं, थिंकिंग आएगी पहले,
थॉट आएगा, बाद में लैंग्वेज आएगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब यहाँ थॉट से है, थिंकिंग स्किल्स से है, समझ पा रहे हो ना? तो ये बात पियाजे कहते हैं, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक, अगर दोनों पैरेलली चलते हैं उसकी बात वाइगोस्की करते हैं, बाद में जाके मर्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से पहले, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले आता है, प्रोसीड करता है सिंबॉलिक लैंग्वेज को, यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज बाद में आती है। वो तो 2 से 7 में आ रही है, वैसे भी आपको पता है। और संज्ञानात्मक विकास यानी सोचने की क्षमता पहले आ जा रही है। तो पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये बात हो रही है। और किसी की तो यहाँ बात ही नहीं करनी। एरिक्सन और बेंड्यूरा ने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की है। ZPD किसके द्वारा दिया गया है? आंख बंद करके उत्तर लगा दीजिए, विद इन सेकेंड्स इसका जवाब दीजिए, इस पे समय व्यर्थ नहीं करेंगे। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसको जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट कह सकते हो, कि बच्चे में पोटेंशियल है, उसमें संभावना है विकसित होने की, यानी आपके अंदर आपने पेपर दिया, सीटेट क्लियर नहीं हुआ, बट संभावना है आपके अंदर कि वो आप क्लियर कर सकते हो। 60 नंबर आ रहे हैं, और पढ़ना है, अच्छे से जानना है, अपने पोटेंशियल को बढ़ाना है, प्रॉक्सिमिटी को बढ़ाना है, संभावना को बढ़ाना है, मोर नॉलेजेबल अदर का प्रयोग करके। वो मैं हो सकती हूँ, वो कोई आपका दोस्त हो सकता है। इसका फोल्डिंग लेनी है, हेल्प लेनी है। हेल्प क्या है? प्रोसेस है। मैम क्यों? कोई व्यक्ति है, टेक्नोलॉजी हो सकता है। कौन बात कर रहे हैं? वाइगॉस की बात कर रहे हैं, ZPD की। ठीक है, बात क्लियर है, बात कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर, अब रॉबर्ट एम गैने का आपका यहाँ कोई चर्चा नहीं करनी। ऑजुबेल ने मीनिंगफुल लर्निंग की बात की है। ब्रूनर आपके एनेक्टिव, सिंबॉलिक और इमेजिनरी, जिसको वो कहते हैं आइकॉनिक डेवलपमेंट की, उसकी बात करते हैं, स्टेजेस की। अगर ब्रूनर की हम बात कर रहे हैं, 1 मिनट लगा दिए, बोल कमाल करते हो। देखिएगा, कोई बात नहीं, देखिएगा, अगर हम बात करें, माइक दे दें तुम्हें, बता दो। अगर हम बात करें ब्रूनर की, तो 1 मिनट में समझ लीजिएगा, क्योंकि इस बार ब्रूनर को टच भी कर सकता है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ब्रूनर से, ज्यादा बार आया नहीं है। ब्रूनर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो रचना पे ही फोकस कर रहे हैं, बट दिमाग का प्रयोग करते हुए। तो अगर हम बात करें, इन्होंने 3 लेवल्स दिए हैं। एक है एनेक्टिव लेवल, यानी जब बच्चा कोई एक्टिविटी करके सीखेगा, उसको कुछ तोड़ने फोड़ने के लिए चीजें चाहिए, समझने के लिए, किसी गेम के थ्रू कोई एक्टिविटी करके। दूसरा आता है आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक होती है जब वो आइकॉन्स के थ्रू, यानी पिक्चर्स के थ्रू ही समझ जाएगा, पिक्चर देख के। और तीसरी स्टेज है सिंबॉलिक स्टेज, यानी अब वो सिंबल्स के माध्यम से, अब वो वर्ड्स के, लैंग्वेज के माध्यम से समझने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं, एज इनकी महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। रॉबर्ट एम गेने ने आपकी हायरार्की ऑफ लर्निंग दी है, बट आपके सीटेट के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। विच स्टेटमेंट करेक्टली लेज आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेव वाइगोस्की, यानी वाइगोस्की का जो मूल मंत्र है, जो मूल सिद्धांत है, वो किस बारे में है? वाइगोस्की क्या कहते हैं? लर्निंग अनकॉन्शियस प्रोसेस है। अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस की बात, ये जो मन की 3 प्रकार हैं, चेतन, अचेतन और अवचेतन, इनकी बात बाबा फ्रॉइड करते हैं, है ना? बाबा फ्रॉइड करते हैं, सिगमंड फ्रॉइड करते हैं, यानी कि ठीक। और अगर हम बात कर रहे हैं, तो फ्रॉइड आपसे जनरली पूछा नहीं जाता पेपर में। लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, बट आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप पढ़ के जा सकते हैं। पुरानी थियरी आपको लेट्स लर्न पे भी मिल जाएगी, नहीं तो बैचेस में आपको मिल जाएगी। लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, ये बात बिल्कुल सही है। वाइगोस्की का तो थियरी का नाम ही सोशियो कल्चरल अप्रोच है। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, यही 3 चीजों पे आधारित है। मूल मंत्र ही सोसाइटी है इनकी लर्निंग थियरी का। बिल्कुल सही बात है, कॉग्निटिव थियरी का बेसिकली। तो एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये बात सही है। जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होते हैं, ऐसा नहीं है। जेनेटिक्स का ज्यादा रोल पियाजे बता रहे हैं, बट वो भी ये नहीं कह रहे कि टोटली जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है। डिसकॉन्टिन्यूअस तो हो ही नहीं सकती, इनके अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस पियाजे के अकॉर्डिंग है। जिस व्यक्ति ने स्टेज और एज की बात ही ना की हो, वो डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं, कॉन्टिन्यूअस कहेगा विकास को। यानी वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूअस है विकास, और पियाजे के अकॉर्डिंग डिसकॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। किसकी थियरी की बात कर रहे हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग की थियरी की बात कर रहे हैं। किस लेवल पे? देखिएगा, लेवल लिखा है, स्टेज नहीं लिखी है। इज मॉरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टेकिंग इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, यानी सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है नैतिक चिंतन या तर्क। सामाजिक परिप्रेक्ष्य, याद कीजिए 3 लेवल हैं, जिसमें जो पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल, वो किस पे आधारित है? किसी पे आधारित नहीं है, आउटसाइड चीजें हैं, जीरो मॉरलिटी होती है, व्यक्ति की खुद की कोई मॉरलिटी नहीं होती। यहाँ सोसाइटी कुछ नहीं है, बस पनिशमेंट से बच जाए बेचारा, और उसका खुद का फायदा हो जाए, थोड़ा खाने पीने को मिल जाए, कुछ काम करने के बदले मतलब घर में अगर वो कुछ उठा के रखे, या किसी के साथ टिफिन शेयर कर लिया, लंच अपना, तो कहेगा अगले दिन मेरे साथ भी करो। वो सेल्फ इंटरेस्ट देखता है दूसरी स्टेज में, पहली में पनिशमेंट से बचता है। ये है कन्वेंशन से। कन्वेंशन मतलब परंपराओं से। परंपराएं कहाँ होती है? समाज में। तो सोसाइटी से पहले की स्टेज प्री कन्वेंशनल है, जब उसको कुछ पड़ी नहीं है सोसाइटी की, जीरो मॉरलिटी है उसकी खुद की। ठीक। कन्वेंशनल लेवल है पारंपरिक, यानी ट्रेडिशनल। ट्रेडिशंस कहाँ होते हैं? परंपराएं कहाँ होती है? सोसाइटी में। तो कन्वेंशनल लेवल पूरी तरह से सोसाइटी पे बेस्ड होता है, जो सेकंड लेवल है, जिसमें गुड बॉय गुड गर्ल और लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है।
तो ये पूरी तरह से सोसाइटी बेस्ड है यहाँ पे मॉरलिटी बच्चे की। और थर्ड जो पोस्ट कन्वेंशनल है वो सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स पे आधारित है। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ सोसाइटी की बात करें पर्सपेक्टिव की, तो कन्वेंशनल यानी पारंपरिक चरण है। 3 ही लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसका हमें था इंतजार। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है एट अ पर्टिकुलर स्टेज, एक विशेष चरण में बच्चा कैसा, चाइल्ड बिगिन टू यूज प्रिमिटिव रीजनिंग। प्रिमिटिव होता है बहुत इनिशियली, बहुत ही इनिशियल तर्क या आदिम तर्क, इन्होंने हिंदी में तो कुछ भी ट्रांसलेट कर देते हैं। बहुत ही इनिशियल तर्क, एक तरह का प्रिमिटिव तर्क जो बहुत ही मतलब सहज है अगर मैं कहूं तो एंड वांट टू नो द आंसर ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी वो लगभग हर तरह के क्वेश्चंस का जवाब चाहता है। अच्छा पापा ये तारे वहां चिपके कैसे हैं, मेरे दांत अपने आप कैसे चिपके हुए हैं, है ना, चंदा मामा क्यों है, बारिश क्यों होती है, दुनिया भर की बातें उसके दिमाग में क्वेश्चंस 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 हैं, उसको हर चीज का जवाब चाहिए। आप सर पकड़ लेंगे अपना, कहेंगे भाई क्या करें, दिन भर जवाब ही देते रहते हैं, जबकि आपको जवाब देते रहना है उसको, या फिर उसको खोज की तरफ बढ़ावा देना है कि बेटा ये इंटरनेट है, इस पर कुछ कुछ बोल दिया करो, बता देंगे कैसे कैसे सर्च क्या क्या होता है, या कुछ आप उसको स्टोरी सुनाएंगे, है ना। तो ये सारी बातें इस स्टेज में होती हैं। बच्चा आंख बंद करके क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, झड़ियां लगा देता है क्वेश्चंस की। ठीक, पियाजे कॉल्ड दिस इंट्यूटिव, यानी सहज कहा है। इस प्रिमिटिव रीजनिंग का मतलब ये था जो इंट्यूशन से आ रही है, जो बस उसके अंदर से आ रहा है तर्क, है ना, जो भी उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अभी, उसके बेसिस पे उसके अंदर से तर्क आ रहा है। वो चाहे खराब लॉजिक है भाई, अगर वो देखे कि अच्छा मून जो है, चांद जो है वो गोल है, या सूरज है वो गोल है, और सूरज जो है वो मेरी बॉल के जैसा है, क्योंकि मेरी बॉल भी गोल है तो मैं सूरज के साथ यानी सन के साथ खेल सकता हूं, क्योंकि ये दोनों में सिमिलैरिटी है। तो इसने तर्क की तो कोशिश की है, बट वो तर्क एकदम वाहियात तर्क है। मैं कहूं बहुत ही मतलब बच्चे की नजर में वाहियात नहीं है, हम अपने तरीके से सोच रहे हैं अपने लेवल पे। ये सहज है, जो उसके अनुभव के बेस पे उसके अंदर से आ रहा है, सहजता से। ठीक है ना। तो ये सहज तर्क किस स्टेज पे आता है, या प्रिमिटिव रीजनिंग या क्वेश्चनिंग की जो स्टेज है, बहुत भयंकर तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है आंख बंद करके। तो ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सन मेरी बॉल के जैसा है, इसको ट्रांसडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं, जिसमें लॉजिक की कमी होती है बट रीजनिंग एमर्ज हो रही है, फूट फूट के निकल रही है बाहर। अभी एक क्वेश्चन में था ना, रीजनिंग आपकी एमर्ज होती है बट आई नहीं है अभी प्रॉपर जो लॉजिक है। कौन सी स्टेज हुई? बी ऑप्शन। 58% लोग ही सही उत्तर दे पा रहे हैं, 2 से 7 वर्ष। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए प्रिमिटिव रीजनिंग यानी बहुत ही शुरुआती, सहज, इंट्यूटिव, और बहुत क्वेश्चंस पूछता है जो भी वो अपने आसपास देखता है। अब ये प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है 2 से 7 वर्ष की, इसको समझना है थोड़ा सा। इसके 2 सब स्टेजेस हैं। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसके 2 सब स्टेजेस हैं 2 से 7 वर्ष। अब ये सीटेट में पूछे हैं ये सारी चीजें आपसे। मैं कभी भी कोशिश करती हूँ कि जिस एग्जाम की बात हो रही है, बिना मतलब आपको परेशान करने के लिए, अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए फालतू क्वेश्चंस इस तरह के ना कराऊं जो जिनका कोई संबंध नहीं है उस एग्जाम से। तो ये पूछा हुआ है, ये मत सोचिएगा कि ये आउट ऑफ द सिलेबस तो हम कहीं बात नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, पहले पूछता एक आध बार ही पूछा था, ऐसा नहीं पहले भी आए थे ये क्वेश्चन इंट्यूटिव रीजनिंग के या इन स्टेजेस के, बट बहुत रेयर पूछता था ऑफलाइन एग्जाम में। ऑनलाइन में इन्होंने भर भर के पूछ लिया। इसकी 2 स्टेजेस है, एक है सिंबॉलिक स्टेज यानी प्रतीकात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज। अब ये जो सिंबॉलिक एज है, स्टेज है, ये है 2 से 4 वर्ष। जब हम बात कर रहे हैं वो 2 से 7 में, जब हम कह रहे हैं ना सिंबल्स के थ्रू सीख रहा है, ठीक, कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होती है। और दूसरी है इंट्यूटिव रीजनिंग की स्टेज, इसका नाम ही है इंट्यूटिव स्टेज। सहजता के साथ उसमें क्वेश्चंस आएंगे। इसको हम 4 से 7 वर्ष इंट्यूटिव रीजनिंग भी कह देते हैं इसको, यानी बच्चे के दिमाग में थोड़ा थोड़ा तर्क बनने लगा है सहज रूप से, नेचुरली। वो सही है गलत अभी उस चीज पे नहीं जाएंगे। तो 4 से 7 वर्ष जो है वो इंट्यूटिव रीजनिंग की स्टेज, और सिंबॉलिक जो है वो 2 से 4 वर्ष है। वैसे ओवरऑल क्वेश्चन अगर सिंबॉलिक का पूछता है तो आप प्री ऑपरेशनल लगा देते हैं, इनको तोड़ के नहीं पूछता है। बट ये आपको पता होना चाहिए, इंट्यूटिव रीजनिंग जो है आपकी इसी स्टेज में आ जाती है। ये इंट्यूटिव है, सहज है, तो इसलिए लॉजिकल नहीं कहते हम इसको, अभी एमर्ज हो रही है। प्रिमिटिव रीजनिंग भी इसको हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में। इंट्यूशन जो बच्चे के अंदर से आ रहा है उसके अनुभव के बेस पे। और ट्रांसडक्टिव रीजनिंग भी यही आती है। ये ट्रांसडक्टिव वही है जो कि भाई सन भी गोल, मेरी बॉल भी गोल, दोनों बॉल है, मैं सन का यूज बॉल के लिए, वॉट एवर इट इज, फालतू फालतू रीजनिंग ट्रांसडक्टिव है ना, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। ट्रांजिटिव होती है वो प्रॉपर रीजनिंग वाली होती है, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30th पर हमें कर रहे हैं अभी 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और हैं, बेसिकली 41 है टोटल, बट नंबर के हिसाब से 40 ही है।
Who has given more stress on philosophy of social constructivism? समाज, संस्कृति, भाषा। सिंपल दिमाग में रखना है, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। एक ही व्यक्ति हैं जो उसके गुणगान करते हैं आपके सिलेबस में, वो है वाइगॉस्की ब्रो, राइट? यो, वाह, देख रहे हैं निशा की इंट्यूटिव रीजनिंग कितनी अच्छी हो रही है 2 से 7 वर्ष में, इंट्यूटिव 4 से 7 वर्ष में। देखिएगा, अब यो ही करना बचा था बस हमारा। देखिएगा, वाइगॉस्की, इतना शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ पढ़ के अब हम यो करेंगे, सिर्फ कर सकते हैं भाई, जमाना बदल रहा है। वाइगॉस्की की अगर हम बात करें तो वाइगॉस्की हैं जो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो इस सामाजिक कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर भी कह दिया जाता है इनको। और ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जो पियाजे हैं, क्योंकि ये रेडिकली कह रहे हैं बच्चे की एक्टिविटी पे फोकस करो एनवायरमेंट के साथ, जबकि ये समाज के साथ एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो हैं दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट ही, ठीक है। डुई फंक्शनलिज्म से बिलोंग करते हैं, और डुई तो आपको जानते हैं, जॉन डीवी। ट्राइपोलर एजुकेशन इन्होंने दी है, टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम या एनवायरमेंट। और लर्निंग बाय डूइंग की भी बात करते हैं, प्रोग्रेसिव स्कूल्स की बात करते हैं, लैब स्कूल्स की बात करते हैं। शिकागो में इन्होंने स्कूल्स खोले 20वीं सेंचुरी में। कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31वें सवाल की बात करते हैं। निशा दीदी बिल्कुल मेरे जैसी क्यूट हैं, टोनी स्टार्क कह रहे हैं, देख रहे हैं। हिंदी में तो नाम नहीं रखते हैं ये लोग, वहां हॉलीवुड जाना पड़ रहा है इनको नाम लेने भी। गुस्सा हूं, आपस में गुस्सा चल रहे हैं, सही है भाई, बहुत बढ़िया, गजब कर दिए हो। सी ऑप्शन 89% लोग। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। फाइनल का मतलब हो गया जब हाईएस्ट लेवल ऑफ संज्ञानात्मक विकास हो चुका होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका होगा। SPCF, ठीक। फॉर्मल, ऑपरेशनल, एब्स्ट्रैक्ट थॉट आ गया। सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट है आपका, फाइनल जो हो गया है, मैक्सिमम जो हो गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे है, 11 से 15 वर्ष पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर है बात? ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। एब्स्ट्रैक्ट थॉट, अमूर्त चिंतन कहाँ आएगा? यहीं आएगा, ठीक। चलिएगा, अब फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ा दो बच्चे को, यही तो उम्र है ना, वो कुछ भी पढ़ा दो, अमूर्त चीजें वो समझने लगे। अमूर्त मतलब जो सामने ना हो, विचारों में हो सकती हैं, इमेजिनेशन में होती है। मूर्त यानी कॉन्क्रीट, जो चीजें सामने हैं, जिनको टच फील किया जा सकता है, जैसे निशा। लेकिन आप अभी अमूर्त हैं कुछ हद तक, ठीक। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32, हाँ एग्जैक्टली, यू गॉट इट राइट। वो कह रही है कि ऐसे थप्पड़ लगाया जा सकता है जो इंसान सामने हो उसको, मूर्त है क्योंकि कॉन्क्रीट है। आपके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है ना, बाय लॉ भी, और भावनाएं भी नहीं है ऐसी। बट क्या करें, कुछ लोगों को देख के मन कर जाता है कि 2 तो लगा ही दिए जाए इनमें। क्वेश्चन नंबर 32। अब अगेन हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बातें करते हैं, काम हम वही करेंगे जो चलता आ रहा है, मजाक कर रही हूँ यार। देखो क्वेश्चन नंबर 32, हु प्रोपाउंडेड द साइको एनालिटिकल थियोरी ऑफ पर्सनैलिटी। यानी अरे कमाल कर दिया, मतलब ये आपके सिलेबस में पूछ लिया, फ्रॉइड पूछा है। ये तो मैंने आज ही देखा है कि इन्होंने फ्रॉइड से 20 बार क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, कमाल हो गया। एक काम करना, पढ़ ही लेना यूट्यूब पे सर्च करके, फ्रॉइड को भी लगे हाथों, जिनके पास समय हो, नहीं तो मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। साइको एनालिटिकल थियरी की जब हम बात कर रहे हैं, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत किसने दिया है। कुछ क्वेश्चंस इसमें इस बार इन्होंने अलग भी पूछे, वो मैं आपसे, हो सकता है कि सीटेट में ना भी पूछा हो, इस पे थोड़ा सा मुझे डाउट है। वैसे तो ये क्वेश्चन सारे सीटेट के ही हैं। देखिएगा, अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, आपको पता है सिगमंड फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड। हो सकता है कुछ टाइपिस्ट जी से मिस्टेक हो गई निकालने में क्वेश्चंस। सिगमंड फ्रॉइड, ये इतना तो आपको पता भी होना चाहिए, पहले एक बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है, अदरवाइज फ्रॉइड से डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं है, और एरिक्सन से भी इनडायरेक्ट ही आता है, अगर एक आध बार आया वो भी आता नहीं है। तो बस आपको इतना याद रखना है, साइको एनालिटिकल या साइको सेक्सुअल या साइको डायनेमिक थियोरी सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, सोच लीजिएगा ये आपको कहीं मिला ही नहीं है ना, नहीं तो कई लोगों को अटैक्स आ सकता है जिन्होंने नया नया पढ़ना शुरू किया होगा कि हाय रे कितनी थियोरी पढ़ूं। सिलेबस में है भी नहीं डायरेक्टली तो, बट इनडायरेक्टली जुड़ता है। आया है मैम, चलो तो मान लिया हमने। इन्होंने 5 स्टेजेस दी हैं सिगमंड फ्रॉइड ने, चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, पोल तो नहीं दिया अभी, हाँ ठीक है। तो फ्रॉइड की अगर हम बात करें, इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई, वही चेतन, अवचेतन और अचेतन, यानी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस वो जिसका आपको पता ही नहीं है, वो 90% आपका जो मन है वो अनकॉन्शियस ही है। और अगर हम बात करें 10% में सारा खेल है, जिसमें कॉन्शियस मतलब जैसे मैं अभी कॉन्शियसली बोल रही हूँ, मुझे पता है कि मैं इंटरनेट पे अपशब्द नहीं कहूंगी, वो मैं शायद वैसे पर्सनली भी ना कहूँ, बट इंटरनेट पे नहीं कहूंगी, तो ये क्या हुआ, कॉन्शियस एफर्ट हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें किस चीज की, सबकॉन्शियसली, आप आधी नींद में हैं, सबकॉन्शियस स्टेट है,
आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, फंसा हुआ है दिमाग में, बीच में कहीं है, ना कॉन्शियस में है ना अनकॉन्शियस में है, सबकॉन्शियस हो गया, सपने सबकॉन्शियस में ही आते हैं। अनकॉन्शियस क्या है? जिसका आपको पता ही नहीं है, पता नहीं कहीं चला गया है, बस गायब है ना, बर्फ के नीचे है। ये दिमाग को एक आइसबर्ग की तरह देखते हैं, यानी एक आइसबर्ग समझते हैं ना, वो हिंदी में जैसे कोई बर्फ का बर्फ, जैसे हिमशिला कहते हैं उसको, हाँ एग्जैक्टली, जैसे पानी के अंदर है बर्फ, कोई आइसबर्ग है, उसका इतना ही पार्ट दिख रहा है जो कि सिर्फ 10% है, और इसका जो इस पहाड़ का, इस बर्फ के हिस्सा, इसका जो 90% पार्ट है वो इस पानी के नीचे है, इसलिए आइसबर्ग कह रहे हैं। तो हमारा जो 90% ब्रेन है या मन है, माइंड है हमारा, वो अनकॉन्शियस होता है, जिसका हमें पता ही नहीं है, और यहीं से हमारी डिजायर, सेक्सुअल अर्ज, लिबिडो जिसको हम कह रहे हैं, वो सारी चीजें, और भी लिबिडो के मतलब है बट डायरेक्टली ऐसे ही समझते हैं लोग। तो अगर हम बात करें, ये सब कुछ यहीं पे दबा हुआ है। और इड छोड़ो यार, बहुत ज्यादा हो जाएगा, मुझे नहीं लगता सीटेट के लिए आपको इतना पढ़ने की जरूरत है, ठीक। लेकिन इतना ध्यान रखना, इन्होंने 5 स्टेजेस साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की दी हैं, और वो हम आपको बता देते हैं। OLG, इसका मैंने एक निमोनिक बना हुआ था, OLG, OAP है, OAP, अमरपाल लिखा था ना हमने, LGTV लेके आई हो, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। ये लेटेंसी स्टेज जो है, ये स्कूल एज है, 6 से 12 वर्ष वाली, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल प्याजे कह रहे हैं, और एरिक्सन कहते हैं आपका इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। चक्कर आने की जरूरत नहीं है, आप ये मान लीजिए साइको एनालिटिकल थियोरी सिगमंड फ्रॉइड ने दी है, वीडियो सर्च करके पढ़ लेना, मैंने पुरानी बनाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, ये कहते हैं पिजेशियन पर्सपेक्टिव, यानी प्याजे के परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग, प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। बस एक शब्द बदला है, यही क्वेश्चन शुरुआत में पूछा था। जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी जो आज का एग्जिस्टिंग वर्तमान ज्ञान है, उसमें कुछ नया ऐड करना, क्या कहलाएगा? बताइए सरकार, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? फटाफट से बताइए। एकोमोडेशन कहलाएगा? नहीं। फिट, आप नई इंफॉर्मेशन को टेक इन कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं या फिट कर रहे हैं? किसमें फिट कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग स्कीमा में। अगर नया स्कीमा बना रहे होते तो एकोमोडेशन हो जाता, तो एसिमिलेशन कहलाएगा। सिंपल, जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा में उसी में आपने ऐड कर लिया है कुछ प्याजे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, ये क्या कहता है? मीना हैज बिगन टू यूज वर्ड्स एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। अब इससे आसान क्वेश्चन कहां से लेके आए? She is also beginning to reason logically, though she cannot perform conservation according to Jean Piaget. Which stage of cognitive development is Meena in? यानी अब तर्क करने लगी है, लेकिन प्रत्ययों का संरक्षण अभी नहीं कर पाती, यानी कंजर्वेशन नहीं आया, तर्क करने लगी है। तर्क कौन सा है फिर? ये प्रिमिटिव रीजनिंग है, ये इंट्यूटिव रीजनिंग है, ये प्रिमिटिव रीजनिंग है जो अभी हम समझ रहे थे। इंट्यूटिव रीजनिंग है, सहजात्मक तर्क है, जिसका एग्जैक्टली लॉजिक जिसमें नहीं है, लॉजिक की कमी है। ऑपरेशन का मतलब ही यहाँ लॉजिक होता है प्री ऑपरेशनल में, तो लॉजिक से पहले की स्टेज है ये। सिंबल्स को समझने लगी है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, बिल्कुल सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर है। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही इसको कर पाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे कई लोग। तो अभी भी वैसे मैंने आज डिस्कस किया है काफी। अब ZBD की बात हो रही है, तो रिपीट हुआ है। अगर मैं एक क्वेश्चन देखूं तो ZBD किसने दिया है? बस सिर्फ 10 सेकेंड आपको दिए जाएंगे पोल के बाद ZBD के बारे में बताने के लिए। बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग, ऑफकोर्स 10 बजे के बाद ज्यादातर लोगों को सोना ही होता है। कल से थोड़ा टाइम से शुरू करेंगे, 9 बजे ही, आज 10 मिनट लेट थे। तो ZBD जो है वो वाइगोस्की ने दिया है, सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर। ब्रूनर, स्कैफोल्डिंग की बात ब्रूनर ने की थी, बट यूज जो है स्कैफोल्डिंग का वो वाइगोस्की ने किया है। तो जनरली आज तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं है कि स्कैफोल्डिंग किसने दिया है, तो ब्रूनर आ जाएगा। लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं कि ब्रूनर ना आके वाइगोस्की ही आएगा, क्योंकि वाइगोस्की ने इतना यूज कर लिया उसको आपके सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर D, इसका जो आंसर है 35 का, वो D है। 91% लोग दे भी पा रहे हैं, 9% लोग अभी भी गलत दे रहे हैं। इनको साथ में बैठ के पेपर में पकड़ लो ना, उंगली साथ में हाथ खुद से क्लिक कराओ, तब भी गलत कर देंगे 4 क्वेश्चन। ये वो वाले लोग हैं 9% जो है। ये रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन आज, फिर भी कमाल कर दिए हैं। देखिएगा, फटाफट से बताइएगा। नोट्स का बता दिया मैंने पांडे जी के, आपको मिलेंगे नोट्स 2 दिन बाद EVS के, और उसके बाद मैथ्स के। डेट अनाउंस हो जाए सब फटाफट कर देंगे हम। विच स्टेटमेंट करेक्टली लेज आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेव वाइगोस्कीज थियरी? यानी लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का मूल तत्व। ये अगेन ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अगर देखा जाए, बस ऑप्शंस चेंज हुए हैं। तो ये सोशल एक्टिविटी, मूल तत्व क्या है? समाज की वो बात कर रहे हैं, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, जीन पियाजे के बारे में बात हो रही है। पियाजे क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल चेंज टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक कॉग्निटिव फंक्शंस। यानी जो डेवलपमेंटल चेंज की प्रक्रिया है वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है पियाजे के अनुसार? चेंज मतलब अडेप्ट करना,
चेंज मतलब अडेप्ट करना, और अडेप्ट कैसे होता है? अडेप्ट होता है एसिमिलेशन और एक्मोडेशन दोनों के संयोग से। ये आते हैं किसके अंदर? अडेप्टेशन, अनुकूलन के अंदर। तो जो आपकी डेवलपमेंटल चेंजेस हैं वो अडेप्टेशन से आते हैं, और अडेप्टेशन में ही एसिमिलेशन और एक्मोडेशन है, जिससे आपका स्कीमा अपडेट होता रहता है। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिका हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, 2 क्वेश्चन और हैं इसके बाद, फिर आप अपने घर और मैं अपने। वैसे भी आप अभी भी अपने ही घर हैं, बट हैं कुछ लोग यहाँ जिनको अपने घर छोड़ के आना है, जैसे कि निशा। देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट से, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 38 है, 5 साल की बच्ची है, उसको 10 पेबल्स दिए गए। पेबल्स समझते ना, वो जो पिट्ठू खेलते थे कई लोग, ऐसे उछाल उछाल के खेले तुमने? छोटे पत्थर खेले? हार जाती थी, हरा देती थी। अरे बोल दो, हरा देती थी, कौन देखने जा रहा है बचपन में। शी पुट द पेबल्स इन डिफरेंट फॉर्मेशंस, फॉर एग्जाम्पल आ शॉर्ट लाइन। ये जो पेबल्स उस बच्ची को मिले हैं, उसने इन, कितने पेबल्स हैं भाई? 5 साल की बच्ची है, 10 पेबल हैं, 10 पिट्ठू मिले हैं अगर मैं कहूं, या 10 छोटे पत्थर मिले हैं। एक शॉर्ट लाइन बना दी इन 10 पत्थरों से, अलग अलग फॉर्म में रख दिया, एक लॉन्ग लाइन और एक सर्कल। शी काउंटेड दीज पेबल्स रेपिटेडली, बार बार उनको काउंट किया कि क्या अभी भी 10 हैं, क्या अभी भी 10 हैं, ठीक है ना। Which of the following cognitive schemas is she attempting to attain according to Piaget? यानी पियाजे के अनुसार वो किस स्कीमा को अटेन करने का प्रयास कर रहे हैं, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। देखिएगा, सब जवाब इसका क्या दे रहे हैं? ए ऑप्शन दे रहे हैं। शर्म तो नहीं आती होगी, कोई बात नहीं, चलिए समझते हैं। एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक व्रत। व्रत समझते हैं, वो लिखा गलत है हिंदी में, ये आपकी सीटेट की ही गड़बड़ी यहाँ होंगी, व्रत नहीं है, व्रत है। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? तो ये कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स नहीं होना चाहिए आपके अनुसार, मेरे अनुसार तो ये कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स होना चाहिए। क्रमबद्धता में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि बच्ची क्या कर रही है, अलग अलग शेप और साइज के अनुसार, पहले उसने ये जो 5 पत्थर हैं मान लेते हैं, 10 दिए हैं वैसे तो हम 5 मान रहे हैं, एक शॉर्ट लाइन बना दी पास पास रख के इनको। फिर इन 5 पत्थरों से ही थोड़ी दूरियां बढ़ा दी इन पत्थरों के बीच, और एक बड़ी लाइन क्रिएट कर दी। फिर इन 5 पत्थरों का प्रयोग करके, इन 5 पत्थरों का प्रयोग करके एक सर्कल बना दिया, ठीक। और अब वो काउंट कर रही है, क्या ये अभी भी 5 हैं? अच्छा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी शेप और साइज के चेंज होने पे क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, तो कंजर्वेशन धारण करने की कोशिश में है बच्चा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। वाइकोस्की के अनुसार प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मीडिएटेड बाय, यानी संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? यानी वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब होगा? सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन तीनों में से कोई एक तो चाहिए होगा। तो कल्चरल डेरिवेटिव्स नहीं चाहिए हमें, या कल्चरल सिग्निफायर्स, या कल्चरल मोड्स। देख रहे हो, कल्चर कल्चर कल्चर, सब जगह कल्चर कॉमन है। अब आपको समझना पड़ेगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कल्चर, लैंग्वेज, सोसाइटी एक टूल की तरह प्रयोग किए जाते हैं, जिससे बच्चे का संज्ञानात्मक स्तर सुधरे, बेहतर हो। तो एक टूल की तरह, एक यंत्र की तरह प्रयोग होंगे, ढंग सूचक वूचक से नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कल्चरल टूल्स, लैंग्वेज भी एक टूल है, ग्रेटेस्ट टूल है, जिसके थ्रू हम संज्ञान का, बेसिकली संज्ञान एक चीज है जिसको आप बना रहे हैं, और टूल जैसे कि आप एक स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं कुछ खोलने के लिए, ऐसे ही संज्ञान में आप कल्चरल टूल्स, लैंग्वेज के टूल्स, सोशल टूल्स का यूज कर रहे हैं संज्ञान को विकसित करने के लिए, अपनी समझ को, अपनी थिंकिंग स्किल्स या कॉग्निटिव स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए। आज के लिए आखिरी सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40 है। ZPD की अगर हम बात करें तो वाइकोस्की, अच्छा क्वेश्चन है ये, डेवलपमेंट इन ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू, यानी समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी फैसिलिटेट यानी बेहतर कैसे कर सकते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी आपके जो, मान लीजिए आप पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो उसको और बेहतर कैसे करें, उस दायरे को क्या करें, उसमें कोलैबोरेटिव डायलॉग्स हो, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो, तो इसकी बात तो बेंड्यूरा करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, वाइगोस्की को हटा दो। रिवर्सिबल थिंकिंग हो, इसकी बात पियाजे करते हैं, उसमें कंजर्वेशन में जरूरत पड़ेगी इसकी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ जाती है 7 से 11 में, ठीक। एक्सपोजिटरी लर्निंग की बात पियाजे करेंगे ही नहीं, ना वाइगोस्की करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका मतलब है दिमाग में भर देना चीजें बाहर से। तो कोलैबोरेटिव डायलॉग एकमात्र सही उत्तर है,
बच्चे सहयोग, अगर बच्चे को सहयोग दिया जाए, उनको ग्रुप्स में फॉर्म करके, जैसे आप अभी ग्रुप्स में सीख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर होता है। जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जो विकास का दायरा है, वो और बेहतर बढ़ जाता है, क्योंकि एक दूसरे की सहायता से और अच्छा सीखते हैं हम। तो ये कोलैबोरेटिव डायलॉग्स हैं, जिससे एक दूसरे, कोलैबोरेशन का मतलब क्या है, सहयोग से सीख रहे हैं हम। और हमें कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन को ही बढ़ावा देना चाहिए आज के समय में। आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताएंगे। लाइक शेयर करना अगर आप भूल गए हैं तो वो आप कर दीजिए। आपके साथ साथ उन लोगों तक भी एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच पाएगी, कुछ बेहतर वो भी सीख पाएंगे जिनको नहीं पता है अभी तक लेट्स लर्न के बारे में। और वो वैसे इंटरनेट पे हैं, तो संभावना है कि शायद सीटेट वगैरह पढ़ रहे हैं तो देखा होगा, पढ़ा होगा कुछ। अगर नहीं भी है तो उनको भी कहिए भाई इंटरनेट से भी पढ़ाई हो सकती है, देख लो एक बार। तो टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और करियरविल ऐप पर आपको ये मॉक टेस्ट की फॉर्म में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये केवीएस का बैच है जो कंप्लीट बैच है, और ये केवीएस का बैच है जो पेडागोजी स्पेशल बैच है। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, और डेमो क्लासेस वगैरह देख सकते हैं। उस हिसाब से आपको समझ में आए सभी टीचर्स का, तो आप आगे बढ़िएगा, जो कि आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40th देखिएगा, मतलब 40th नहीं देखना है, आउट ऑफ 40। वैसे तो ये 41 थे, चलो 41 ही लिख लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पे नंबर नहीं डाला था ना, वो बिल्कुल एक जैसे थे प्याजे वाले, जो 5 नंबर क्वेश्चन था। कौन सा, कितने ठीक हुए आपके, वो आप सेशन खत्म होने के बाद कमेंट्स में बता करके जाएंगे। अगर आप 35 तक भी स्कोर कर पाए, इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है, अच्छी है प्याजे वाइगॉस्की कोहलबर्ग को लेकर के। अभी हम और थियरीज के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जितनी भी इस बार थियरीज पूछी हैं, चाहे वो ब्रूनर पूछ लिया हो कहीं कहीं, अभी कल भी हम करेंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया आदित्य, 37, 38 कमाल कर दिया, 39 साइमा के, 38 पूजा वर्मा के, डी बताया लेकिन वो सी होगा। मैथ वाला जी आप एक काम कीजिए, मेल कीजिए आंसर की जो भी आई है, अगर वेस्ट बंगाल टेट की आ गई है। एक आध क्वेश्चन में मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी होती है ऑफिशियल आंसर की के साथ वेरी करने की। सीटेट में ऐसा भी नहीं होता, बट कई बार हो जाता है इस तरह की चीजें। WB टेट है ना, हो सकता है बंगाली में कुछ और दिया हो। चलिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलेंगे 9 बजे।